मैं मान रही हूँ कि आज बीजेपी के नंबर आ गए तो तुम बहुत ज्यादा बीजेपी का जो पुलिंदा बांध रहे हो, कोटा वाला नहीं, कोटा ही है ना, ये रिकमेंडेशन दे दी। एक सेकंड, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कभी चुनाव हारी नहीं है। मैंने कहा ना हारी है, हारी मैंने कहा 14 से पहले यही कहा। 2024 में पानी पिला दिया था ना विपक्ष ने बीजेपी को। तब वो नेता बोले देखिए ये वाली सीट जीत रहे हैं, ये मैंने रेकमेंड किया था कैंडिडेट। तो उनको लगातार फोन आ रहा था, वो भी फोन कर रहे थे, हाँ जीत रहे हैं, हार गए, ये भी हार गए। फिर दूसरा फोन आ रहा है, हाँ क्या हुआ सर, हार रहे हैं, उधर से आवाज आ रही, ये भी हार रहे हैं। फिर उनको लगातार फोन आए जा रहे थे कि हार। भैया हम 2 जगह वोट डाले। मैंने कहा 2 जगह वोट डाले कैसे? कह रहे अरे पहला हमारा वोट था पटना में, हमारे एक आधार कार्ड पर 2 जगह वोट पर्ची आ गया, स्याही लगी होगी, इंक लगी होगी इलेक्शन कमीशन की। बोले अरे भैया बहुत आसान है, लोग पानी से मिटाता है, लोग साबुन से मिटाता है, हम मिटाए हैं पपीता का पत्ता तोड़कर उसमें से जो दूध निकलता है उसको अपने हाथ पर रगड़े और इतना जोर कर रगड़ते रहे और नीला स्याही मिट गया। मुकेश सहनी भी थे साथ में। मुकेश सहनी ने एक बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ी, वो मछली उन्होंने राहुल गांधी को दे दी, राहुल गांधी ने वो मछली फिर से पानी में डाल दी। अब मुकेश सहनी ऐसे मन में सोच रहे हैं कि अरे भाई एक ही तो मछली हाथ में आई थी, वो भी पानी में फेंक दी, वो भी गई। पहले तो वो गायब रहते हैं, मतलब जब वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो आए नहीं, जैसे ही वो आते हैं। ये बीजेपी के किसी ने बोला नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट ने पूछा कांग्रेस के नेता से कि राहुल गांधी तालाब में क्यों कूदे। 7 कार्यकर्ता थे, 70 लेटर लिखते थे आपसी लड़ाई की। ये तो अमित शाह जब अध्यक्ष थे उनके पास इतने लेटर आते थे वहां की लड़ाई की। मैंने एक नेता को कॉल करके पूछा कि सर क्या कोई एक्शन होगा, तो उन्होंने मुझे कहा इस बार तलवार बाहर निकली है मयान से और चलेगी भी। ये उनके वर्ड थे। ठीक है, चली क्या? चली नहीं चली। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हेलो, वोट चोरी 1 2 3, वोट चोरी 1 2 3। ये हिमांशु जी यही करेगा, ये वोट चोरी पे सुई अटक गई है इसकी। हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम। लेकिन एक चीज है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक टाइम दिखाती है, भले ही 2 सेकंड। सही बात, जे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हम सब बहुत थके हुए, हम दोनों खास तौर से, ये दोनों तो नहीं आए हैं यहाँ पे, ये हम लोग पके हुए हैं। ये पके हुए हैं, हम आए यहाँ पे रिपोर्टर्स ऑफ एयर करने के लिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल, आप लोग रिपोर्टर्स ऑफ एयर देख रहे हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमें सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर और एप्पल पॉडकास्ट पर। हम थके हुए इसलिए हैं क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी भयंकर तरीके से जश्न मना रही थी। मैं और हिमांशु मिश्रा जी हम उसे कवर करके वापस आ रहे हैं, और बाकी जो लोग कांग्रेस कवर करते हैं हमारे यहाँ जो मुस्कुरा रहे हैं, उनका आज ऑफ डे ऑफ सॉर्ट्स हो गया था। क्यों था ये लोग बताएंगे आपको। ड्यूटी पे भी थे और ड्यूटी पे कैसे आराम किया जा सकता है वो बताएंगे। और दूसरा मैं तो एक और चीज़ है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखिए थके हुए नहीं है। हाँ, जो थक जाए वो रुक सकता है, हम तो चलने वाले आदमी हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थकना मुझे और आपको आना नहीं चाहिए। ओह यस, जो बिना काम के थक जाए वो अलग है। हिमांशु मिश्रा बीजेपी अंदर तक जानते हैं, संघ पे बहुत अच्छी इनकी पकड़ है। मौसमी सिंह कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को कवर करती हैं। ऐश्वर्या पालीवाल, मैं इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ खुद को। राहुल गौतम, जिन्हें हम हमारे इन हाउस आरजी कहते हैं। थोड़े ज़्यादा सवाल जवाब होंगे इनसे आज, थोड़ा क्लैरिफिकेशन इन्हें देना पड़ेगा, आरजी दें या ना दें, बट इनको तो थोड़ा देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जिस तरीके की प्रचंड जीत एनडीए को मिली है, किसी को विश्वास नहीं था। एनडीए को खुद भी विश्वास नहीं था, और बीजेपी और उनके एलाइज को ये लग रहा था कि जीत होगी, लेकिन इस तरीके की साइलेंट सुनामी किसी ने नहीं सोचा था। हिमांशु जी, आप बिहार गए थे और लैंड करते से ही टीटी जो आपने इंटरव्यू शुरू किए, तो क्या आपको ऐसा लग रहा था लैंड करने के बाद? देखिए, 2 चीज़ें, जो बात आपने भी कही कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इस बात का इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी जीत होगी। आप किसी से बात कीजिए, 160 से ज़्यादा आएंगी, 150 से ज़्यादा आएंगी। और मुझे लगता है जितने पत्रकार थे, क्योंकि हम सब ने पहले भी कहा है कि 140, जब हम पिछली बार कर रहे थे तो हम सब ने बोला भी कि मैंने खुद कहा था 65 से 70 के बीच में। अमूमन हम सबको उतना अंदाज़ा था, लेकिन ये जो स्ट्राइक रेट है ना,
ये इतना आएगा कि एक होता है छप्पर फाड़ के देना, एक होता है छत उघाड़ देना, खोल देना, लंदन ब्रिज की तरह ऐसे खुल जाए और उसमें फिर सारा कुछ आ जाए। तो मुझे लगता है आज वैसा ही हो गया। और जेडीयू के लिए भी बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा है, उनके तमाम सहयोगियों के लिए अच्छा है। लेकिन बीजेपी ने एक माइक्रो मैनेजमेंट किया। मैं जिस दिन लैंड किया, मैं चाणक्य होटल गया क्योंकि मेरे जो छायाकार थे वो वहीं स्टे किए थे। तो मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि अंदर जाइए, वहाँ गुजरात के जो लोग हैं, जो गुजरात में बिहार से गए लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, वो लोग आए हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या छोटे बिजनेस करने वाले हैं, उन लोगों का एक सेमिनार चल रहा है। ये गुजरात से आए हुए लोग थे जी, जिनका बिहार में वोटर्स हैं, जो मतदाता सूची में हैं, वो लोग आके कैंपेन करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। ये एक नई स्ट्रेटेजी है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि वो माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना, उसको समझते हैं, उसकी कैलकुलेशंस को समझते हैं। आपको अगर चुनाव अब जीतना है, आज वो नहीं है कि मेरे फादर जो हैं वो सांसद थे या मुख्यमंत्री थे या मंत्री थे तो मैं भी होऊंगा, ये नहीं है। आपको अगर चुनाव जीतना है तो 10 वोट पे भी काम करना पड़ेगा। मैं टिकारी गया, मैं गया तो एक सज्जन वहाँ के पार्षद थे, वो बात कर रहे थे किसी को, अरे भाई मान जाइए, विधायक जी से आपकी नाराज़गी हो सकती है और ये है। तो मैंने बोला कि नहीं, इनके घर में 30 वोट है। तो बना रहे थे उन्हें, उनको मना रहे थे। और 25 मिनट उस आदमी ने मेरे सामने बात की है टिकारी में। पार्षद थे वो। मेरा गांव है वहाँ, मैं इसलिए भी गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लेकिन सवाल ये है, उन्होंने मनाया, भले ही वहाँ पे जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हार गए, अनिल कुमार हार गए जो 20 साल से वहाँ हैं, लेकिन आप माइन्यूट वोट्स के लिए करेंगे तब आप चुनाव जीतेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। उन्होंने अपने जितने प्रभारी और सह प्रभारी हैं सीटें बांटी, 78 केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल को दी, 87 सीट के करीब जो है वो धर्मेंद्र प्रधान। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी माइन्यूट चीजें ना, इस पे उनका फोकस है। अगर वो फोकस आप करें कि अगर गुजरात में रहने वाला व्यक्ति है, उनका वोटर है, उनके परिवार के लोग हैं, आप उनसे बात करें, वो आए, कैंपेन करें फोन से। इवन फोन्स कर रहे थे लोग वहां से अपने परिवार के लोगों को जिनका वोट नहीं है लेकिन उनके रिलेटिव है, अरे नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, देखिए गुजरात में ही है, ये बिजनेस है। वो एक तरीका है बीजेपी का। हाँ, ये सवाल मौसमी कांग्रेस से तो बनता ही बनता है, क्या हुआ? देखिए, वो मैं इकबाल साहब का शेर तैयार करके रखी हूँ अपने दर्शकों के लिए, सुन लीजिए। राहुल गांधी भी शेर देखने गए थे क्या कहीं? नहीं, राहुल गांधी नहीं गए थे शेर बाग देखने गए थे। बाग गए, सॉरी, शेर का मैंने बाग। राहुल गांधी के जहाँ गए थे तो वो देख ही रहे थे। वो बब्बर शेर में बिलीव करते हैं, वैसे राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं अपने कार्यकर्ता। तो इकबाल साहब कहते हैं कि तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी ना थे और निकाले भी गए। तो कुछ ऐसा ही आलम हो रखा है। दीजिए दाद, वाह 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 वाह। कुछ ऐसा ही आलम हो रखा है विपक्ष का। और मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो आज सीन घटते हुए देखा कि एक नेता, मैंने सुबह जब सुबह सुबह हम गए तो मुझे मालूम था कि जैसे खाता चालू होगा तो लाइव ज़्यादा आना है नहीं, मतलब फिर स्टूडियो में चला जाएगा सारा। तो हमने सोचा कि नेताओं को पकड़ा जाए, तो हम 3 नेताओं के पास गए हैं सुबह से। तो वो जो मोमेंटम अप एंड डाउन हो रहा था ऐश्वर्या, उससे आपको पता चल रहा था कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है। सुबह जो है कांग्रेस 17 सीटें दिखा रही थी और आपको याद है कि टाइट चल रहा था, नेक टू नेक चल रहा था। बीजेपी और आरजेडी के बीच में था 2-2 सीटों का फासला। तब वो नेता बोले, देखिए ये वाली सीट जीत रहे हैं, ये मैंने रेकमेंड किया था कैंडिडेट। तो फिर बोले और कौन सी? अच्छा देखिए ये मैंने रेकमेंड किया था। तो वो जो सीटें थी उसमें वो बोल रहे थे, हाँ ये तो मेरा ही बताया हुआ है। तब तक 17 सीटें थी, ठीक है। उन नेता से हम दूसरे नेता के पास गए, तब तक 1-2-3 घंटे घट गए थे, ठीक है। और सीट घटते घटते 7 पे आ गई थी। तो उनको लगातार फ़ोन आ रहा था, वो भी फ़ोन कर रहे थे, हाँ जीत रहे हैं, हार गए,
ये भी हार गए। फिर दूसरा फ़ोन आ रहा है, हाँ क्या हुआ सर, हार रहे हैं, उधर से आवाज़ आ रही है, ये भी हार रहे हैं। फिर उनको लगातार फ़ोन आए जा रहे थे कि हार रहे हैं। और जब हम तीसरे नेता के पास गए कि चलो रिएक्शन ले लेते, तो बोले मैं नहीं रिएक्शन दूंगा कोई। और वो नेता बोले मौसमी 1 सीट पे आ गए हैं कुछ तो, तब 1 सीट रह गई थी कांग्रेस की। तो बोले मौसमी 1 सीट पे आ गए हैं, कुछ तो हो। तब चल रहा था कि तेजस्वी भी ट्रेल कर रहे हैं। तो बोले ये देखो ये हाल हम लोग का हो गया, कहीं 0 पे ना पहुंचे। तो कांग्रेस नेताओं की दुगदुगी बंधी हुई थी कि कहीं 0 पे ना पहुंचे। हकीकत यह है कि किसी नेता ने इमेजिन नहीं किया था कि इतना बुरा उनका हश्र होने वाला है। तो ये पूरा जो नतीजा है वो एक तरीके से बहुत बड़ा शॉकर है। मतलब अगर आप देखें तो, पर ये भी बताता है कि कांग्रेस के भीतर ही कितनी सारी समस्या जो है ऐश्वर्या वो चल रही है। इसमें जो किस्सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जब मैं थी वहाँ बिहार में, तो राहुल गांधी पानी में गए मछली पकड़ने के लिए, 6-7 कैमरास थे साथ में उनके, तो मुकेश सहनी भी थे साथ में। मुकेश सहनी ने एक बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ी, वो मछली उन्होंने राहुल गांधी को दे दी। राहुल गांधी ने वो मछली फिर से पानी में डाल दी। और मुकेश सहनी ऐसे मन में सोच रहे हैं कि अरे भाई एक ही तो मछली हाथ में आई थी, वो भी पानी में फेंक दी, वो भी गई। तो कई लोगों ने बीजेपी में इस चीज़ का वो किया कि ये रियलिटी जो है, मतलब अंडरस्टैंडिंग, वो आज इलेक्शन के अंदर दिखी कि किस तरीके से ये सब हुआ। राहुल आपने तो बहुत समय बिताया। हाँ बहुत समय बहुत था। नहीं आज राहुल बहुत फुर्सत से थे। हाँ, राहुल आज आप दोनों हमें चंपारण मटन लेके अच्छा लेके गए खिला। हाँ। नहीं मैं तो खाता नहीं खाते, उन्होंने दाल चावल खाए। मैंने अमित भारद्वाज था, हम सब लोग गए थे पटना के अंदर फुर्सत के क्षण में। फुर्सत के क्षण में। तो देखिए आज सुबह मैं कांग्रेस आया, तो उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर क्या नंबर आने लगा। तो एक नेताजी आए, उन्होंने एक कॉमन जनता बाइट दी। मैं दर्शकों को बता दूं, जनता बाइट वो होती है जिसमें काफी सारे माइक एक साथ लगे होते हैं, तो जनता बाइट अपनी भाषा में बोलते हैं। तो उन्होंने जनता बाइट दी, अपना जो बोलना था बोला। उसके बाद रिपोर्टर्स ने उनको इंसिस्ट किया सर आप एक बाइट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, बस थोड़ी देर में फिर देता हूँ। वो आप आए नहीं, लेकिन वो आए नहीं क्योंकि वो वापस ही नहीं आए, क्योंकि उनको जानते थे कि क्या स्थिति हो गई है। किसी ने कांग्रेस में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नंबर आएगा। और जाहिर है ये अब ये कहा जाएगा, मैंने 2-3 लोगों से बात भी करी, उन्होंने कहा कि देखिए वोट चोरी हो गया, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो सच हो गया। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मैं अमोर गया था। ठीक है। अमोर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर अख्तरुल ईमान जो कि MIM के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत गए हैं, वो सीट उनकी हो गई। वहाँ राहुल गांधी भी गए थे, उनकी आखिरी रैली थी कैंपेन करने के लिए। राहुल गांधी जब बाइट दी, वह जब स्पीच दी, स्पीच के अंदर उन्होंने ज़्यादातर बात करी वोट चोरी की 60-70% उन्होंने वोट चोरी की बात की। जब वो बाहर निकले तब हमने उनसे सवाल करने की कोशिश करी कुछ अन्य मुद्दों पर, लेकिन राहुल गांधी फिर वोट चोरी पर उन्होंने बाइट दी। वो इतने कन्विंस थे कि वोट चोरी हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा बिहार चुनावों के बाद। तो ये जो पूरी मैसेजिंग शुरू हुई ना कि जो RJD में ठीक नहीं है सब कुछ, कांग्रेस और RJD के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए जिस दिन मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर किया गया, उसी दिन मुझे एक नेता ने फ़ोन करके कहा था कि राहुल ये भानुमति का पिटारा खुल गया है, अब या तो हमको मुस्लिम, दलित ये सब भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। बाद में उन्होंने छुटपुट नाम लिया, लेकिन किसी ने क्लैरिटी नहीं दी, जैसे आपने मुकेश सहनी के लिए दे दी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया। एक और बात, एक छोटी सी बात मैं खत्म करूंगा। एक नेता के पास मैं आज गया, कांग्रेस पार्टी के बड़ा, आज चुनाव का जब नतीजा आ गया था, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो जब भी मंच पर आते हैं वो हमेशा या अक्सर जिक्र करते हैं कि कैसे पलायन हुआ, बिहारी मजदूरी कर रहे हैं, बिहारी यहाँ है वहाँ है, सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा उनको वो ज़मीन पे कटे हुए हैं वो लोग, उनको नहीं मालूम है कि आज की डेट में IAS ऑफिसर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स,
अरे दिल्ली के अंदर अध्यक्ष बताना पड़ा है बीजेपी को, मनोज तिवारी, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है दिल्ली के अंदर। तो आप उनको लगा कि इससे लोग ऑफेंस होते हैं, उनको ये बात चुभती है, ये एक नेगेटिव नोशन में ये एक चीज गई। ये तमाम चीजें पाइल अप हुई और जितने व्यूज हैं राहुल गांधी की रील पे उससे तो बहुत कम वोट आया पार्टी को। वो मछली वाली वीडियो की मैं बात कर रहा था, मछली वाली। इसमें ना, इसमें जो डिफरेंस है जो मुझे लगा, बीजेपी ने बराज ऑफ नेता उतार दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे थे, एक यूनियन मिनिस्टर थे। तो मैंने उनसे टाइम लिया था कि आप आएंगे तो इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। उनका दौरा था हेलीकॉप्टर से, मैं थी गाड़ी पे, तो मैंने सोचा कि भाई उन्हें जहाँ जाना है सुबह जल्दी निकल के मैं उस जगह पहुँच जाती हूँ, तो हेलीकॉप्टर से उड़ के आएंगे। सुबह फ़ोन किया 9 बजे कि हाँ 1 घंटे में पटना एयरपोर्ट, ठीक है भाई अब हम रास्ते में जा रहे हैं। 10 बजे फ़ोन किया कि नहीं पटना एयरपोर्ट पहुँच गए लेकिन हेलीकॉप्टर अभी मिला नहीं है, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ रही हूँ 10 बज गए। फिर मैंने 12 बजे फ़ोन किया तो पता चला कि भाई अभी भी हेलीकॉप्टर मिला नहीं है। मैंने कहा ठीक है थोड़ा और आगे बढ़ते मैं फाइनली उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गई। 2 बजे पता चला कि हेलीकॉप्टर अभी भी नहीं मिला है। आप विश्वास करो कि वो वापस चले गए उसी एयरपोर्ट से, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स की इतनी मारामारी है। और ये एक यूनियन मिनिस्टर नहीं, मुझे पता है कि कुछ चीफ मिनिस्टर्स भी बीजेपी वाले जो आए थे, अगर वो 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो कुछ लोगों को 2-2:30 बजे तक हेलीकॉप्टर नहीं मिला, बिकॉज इतना ज़्यादा बीजेपी की तरफ से जो मतलब कारपेट बॉम्बिंग जो था वो हुआ था। तो मेरा इंटरव्यू तो खैर हो ही नहीं पाया क्योंकि वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाया हेलीकॉप्टर की वजह से। तो जो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस का डिफरेंस, मुझे तो ये लगता है कि ये कारपेट बॉम्बिंग ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल। ऐश्वर्या, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो मछली वाली बात ये कर रहे हैं मांशू, जो राहुल ने बताया, तो उसमें एक उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उन्होंने किसी नेता से बोला कि राहुल गांधी ने ये क्यों किया, तलैया में कूद गए। वो नेता विपक्ष है, पहले तो वो गायब रहते हैं, मतलब जब वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो आए नहीं, जैसे ही वो आते हैं। ये बीजेपी के किसी ने बोला नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट ने पूछा कांग्रेस के नेता से कि राहुल गांधी तालाब में क्यों कूदे, उनको क्या जरूरत थी। उससे ठीक पहले राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाच सकते हैं, प्रधानमंत्री को नाचने को बोलो तो वो नाच सकते हैं वोटों के लिए। और उसके बाद राहुल गांधी तालाब में कूद जाते हैं। तो आप मल्ला वोटों के लिए तालाब में कूद जाएंगे, तो ये बिहार का वोटर है, वो सब समझता है, आपको क्या जरूरत थी कूदने की, ये उनको शोभा देता है। फिर राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी का जो नैरेटिव था, जो राहुल गौतम बोल रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से बोलना चाहती हूँ कि ये जो वोट चोरी का नैरेटिव था और ये जो SIR की यात्रा थी, ये एक तरीके से बिहार में सुपर फ्लॉप हुई इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम अ विक्ट्री या इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम वोट्स। इससे तेजस्वी और RJD का भी टाइम बर्बाद हुआ, लेफ्ट का भी टाइम बर्बाद हुआ। और राहुल गांधी के लिए अच्छा था, राहुल गांधी चाह रहे थे कि एक बड़ी रैली भी हो बाद में, ये वो, पर कहीं ना कहीं राजद को बाद में एहसास हुआ कि हमारा तो टाइम बहुत बर्बाद हुआ। और वो ठीक है, राहुल गांधी एक अटेम्प्ट कर रहे थे SIR पे, पर वो नैरेटिव वो भाप नहीं पाए कि वो चल नहीं पा रहा नैरेटिव। तब तक बीजेपी और NDA ने काउंटर कर दिया है लखपति दीदी से और 10,000 से, और उसने पूरा बीजेपी और NDA को अलर्ट कर दिया वोटर अधिकार यात्रा ने। और राहुल गांधी SIR पे शुरू हुए और वापस जब विदेश से आए राहुल गांधी और प्रियंका, तो उन्होंने बिहार को लेके जिस तरह से ये भी बोल रहे थे बिहार पिछड़ा है, पलायन है, गरीब है, सब बाहर, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा नैरेटिव ऑल्टरनेट ड्रीम नीतीश के मुकाबले नहीं रखा जो बिहार की जनता को एस्पिरेशनल लगे। एक नेगेटिव कैंपेन था, तो वो कहीं फ्लॉप हुआ है, दैट इज और उसमें क्या अध्ययन की कमी थी
या ज़मीनी समझ की कमी थी, ये कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट उत्तर प्रदेश में होगा, इसका रिपल इफेक्ट जो आने वाले चुनाव है बंगाल, असम, सब पे होगा। किससे? देखिए ऐश्वर्या, मैं बहुत देर से मैंने आप तीनों को सुना है। एक चीज़ आप समझिए, कांग्रेस के जो प्रभारी थे वो कौन है? कृष्णा अलुवारू। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान थे, दो और थे। आपने कृष्णा अलुवारू को किसी के अपने अलायंस पार्टनर के घर जाते हुए देखा क्या? कोई ऐसा विजुअल आया क्या? नहीं। ऐसा नहीं है कि एनडीए में कहीं नाराजगियां नहीं थी, दूरियां नहीं थी, उनको बांटने का काम किया गया। जरूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान चिराग के घर भी गए, यहां भी गए और पटना में भी गए, उपेंद्र कुशवाहा के घर भी गए, जीतन राम मांझी के घर पे भी गए, नीतीश कुमार से भी मिलने गए, और नीतीश कुमार चिराग पासवान के भी घर चले गए। इधर क्या था? आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। दूसरा, सुबह आप कहते हैं कि आरजेडी का कैंडिडेट जो है गोरा वोराम से, वो सस्पेंड कर दिया। शाम होते होते ही होता है कि मुकेश सहनी के भाई को आप कहते हैं नहीं, वो ओवैसी ने स्टेटमेंट दे दिया है और हमारे मुस्लिम वोट्स में डेंट पड़ेगा, तो आप अपने भाई को बैक कर लीजिए। आप जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ना, आपको सोचना हो। मैंने कहा ना कि आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा। ये जो है ना बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, अगर रैली नहीं हो रही है तो ये बात जिस केंद्रीय मंत्री उससे बात की होगी धर्मेंद्र प्रधान ने कि आप अगली बार आइएगा, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई हो जाएगी। संजय झा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बीजेपी के साथ, एलजेपी के साथ कि आप हमारी इस सीट में ये पासवान वोटर है, यहाँ आइए, या मुसहर जाति के ये वोटर हैं, दलित वोटर्स हैं, यहाँ मांझी को कैंपेन करना चाहिए, कुशवाहा वोटर्स कहाँ हैं, उनको कैंपेन करना चाहिए। ये एक पूरा आप देखिए ऐसे है और यहाँ बिखरा हुआ है। ये चीज है, आपको ये समझना होगा। अगर ये नहीं करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं सकते। एक रामायण की चौपाई है, अंकित बाद में मुझे बोलेगा, चौपाई तो खैर नहीं है, किस्सा है और हम सब जानते हैं कि बाली को हराने के लिए भगवान राम भी सामने नहीं आए थे, क्योंकि जो सामने आता था वो उनकी आदि शक्ति समाहित कर लेते थे, बाली के अंदर आ जाती थी। तो भगवान राम ने भी पीछे से ही तीर मारा था। आपको हराने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सोच पे काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की शक्ति ले लेगी आदि, सामने से लड़ रहे हैं ना, तो आप देख लीजिए जहां जहां डायरेक्ट फाइट है वहां क्या है। आप देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, कहीं एक 24 के इलेक्शन। दूसरा, आप कह रहे हैं वोट चोरी, नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है, आप लगे हुए हैं। ठीक है, आप मेहनत करें, लेकिन मेहनत का रिजल्ट आना चाहिए। 19 के चुनाव में आपने चौकीदार है चोर बना कहा, क्या हुआ? आपको स्ट्रेटेजिकली उस तरीके का नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, अपने अलायंस पार्टनर के साथ स्मूथनेस के साथ करना पड़ेगा। 2020 में उसका फायदा हुआ जब आपकी सीट बंटवारा बहुत अच्छा हुआ, अगर मुकेश सहनी को छोड़ दे तो। ये आप अगर नहीं करेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव है आपके लिए आज की डेट में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नहीं, मैं फिर कहता हूं त्रिपुरा देख लीजिए, 18 में गए, भारतीय जनता पार्टी थी क्या? वहां कार्यकर्ता नहीं थे। अच्छा, कार्यकर्ता नहीं थे भाई, 7 कार्यकर्ता थे, 70 लेटर लिखते थे आपसी लड़ाई की। ये तो अमित शाह जब अध्यक्ष थे उनके पास इतने लेटर आते थे वहां की लड़ाई की। तो प्रतिमा भौमिक वहां पे झाड़ू लगाती थी पार्टी दफ्तर के अंदर, वो साफ करती थी क्योंकि कोई नहीं था। ये लेटर वाला क्या किस्सा था? एक बार उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतनी लड़ाई थी जितने हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, इतने लेटर आते थे। तो मैं वहां गया, भाई ये लेटर आपको जाके समझना पड़ेगा ना ग्राउंड पे। ये त्रिपुरा में हुआ ये। नहीं, आपको संगठन खड़ा करना है, ऐसे नहीं संगठन खड़े हो जाते। इसमें एक उसके पीछे आरएसएस भी है कि उनके यहाँ है इस तरीके की चीजें हैं। दूसरा, वो चीजों को अंदर डीप तक जाके रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को बीच में नहीं छोड़ देते कि चलो यार फ्रेंडली फाइट करते हैं। इसमें ना जो हिमांशु जी कह रहे हैं ना कि लड़ाई अंदर तक जाके,
तो महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, उसके सीएम है देवेंद्र फडणवीस। पटना में 3 दिन लगातार बारिश हुई है, तो हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़े। तो आप ये सोचिए ना कि सीएम महाराष्ट्र की स्टेट का देवेंद्र फडणवीस सुबह 9 बजे गाड़ी से गए, वो उस दिन 11 घंटे सड़क पर थे, गाड़ी से गए गाड़ी से आए। वो हम लोगों से रात को 11:30 बजे मिले होटल मौर्या में, ऑफ रिकॉर्ड जो होता है जब सब बैठते हैं, तो हम भी वेट कर रहे थे और वो तो खैर आए ही। आने के बाद वो बैठे हम सबके साथ, बातचीत करी, जो उनका असेसमेंट था वो उन्होंने बताया, उन लोगों ने हमसे फीडबैक लिया। ये अमूमन होता है, ये जब आप बाहर जाते हैं तो ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो आप ये सोचो कि सबसे फाइनेंशियल कैपिटल वाली स्टेट का जो सीएम है, वो बिना नाक मुंह सिकोड़े चुपचाप गाड़ी से भी क्योंकि करना है। आप भी बोल सकते हैं कि नहीं मैं अगले दिन जाऊंगा या इस बार का आप रद्द कर दो, बट वो गए। वो बिहार की सड़कों पे 5 घंटा गए, 5 घंटा वापस आए, वहाँ पे उन्होंने रैली भी करी, संबोधित भी किया। तो मुझे लगता है ये एक चीज़ इस बार उन्होंने मेक श्योर करी बीजेपी ने और एनडीए ने कि भाई कारपेट बॉम्बिंग। ये चॉपर का मैं बताती हूँ ऐश्वर्या, मैं खरगे साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। तो खरगे साहब मतलब कि ये देखिए ना, दोनों तरफ की कहानी। ये नहीं है कि देखिए जब आपका प्रशासन आपका होता है, शासन आपका होता है, तो आपको सहूलियत भी होती है, पूरा आपके शेड्यूल्स होते हैं, हर चीज़ होता है। विपक्ष के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया, जैसे मुकेश साहनी भी कह रहे थे कि उनको एक रैली रद्द करनी पड़ी कि उनका चॉपर लैंड नहीं किया। कई बारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे विपक्ष के नेताओं को वेट करना पड़ा, उनका चॉपर टेक ऑफ ही नहीं करता था। बोल देते थे नहीं अभी वो जा रहे हैं, अभी वो सत्ता पक्ष के जा रहे हैं, अभी वो मंत्री जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया, खरगे साहब ने मुझे बताया कि जब वो गया में लैंड किए थे या उनको आना था, नहीं एक दिन पहले उनको गया में कहीं रैली करनी थी, गया में रुके हुए थे वो। तो बोले मुझे जाना था मौसमी, और मैं प्लेन से उतरा, मैं चॉपर में बैठ गया और टेक ऑफ कर सकता था, और मैं 1.5 घंटे उस चॉपर में बैठा रहा। तो मैंने कहा क्यों बैठे रहे सर आप? कहते हैं वो बोले कि प्रधानमंत्री का चॉपर टेक ऑफ करना है या फ्लाइट। तो हमने कहा कि अभी कितनी देर में? कहते बस अभी। तो हमने कहा सर 5-10 मिनट। कहते 1.5 घंटे, मैं 2 घंटे उस रैली में देर से पहुंचा, मुझे अपोलोजाइज करना पड़ा। और मैंने कहा सर आपको दिक्कत नहीं? कहते दिक्कत तो हुई मुझे। मैंने कहा भाई मेरा आप बता देते तो हम लोग या तो बैठते नहीं चॉपर में। 1.5 घंटे मैं चॉपर पे बैठा रहा, क्योंकि बोला कि प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, आप अभी नहीं जा सकते। उसी तरह से एक और बड़े मंत्री, गृह मंत्री का कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, तो विपक्ष के नेता कंप्लेन कर रहे थे कि पूरा पटना जाम हो गया था, क्योंकि एक फलाना होटल में गृह मंत्री फंक्शन अटेंड कर रहे थे। तो हम लोग अपनी रैली में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पटना में पूरा ट्रैफिक ही रोक दिया था पुलिस। मौसमी यही कारण है ना कि मैं वही कह रहा हूँ, आपको मालूम, ये तो प्राइम मिनिस्टर का एक है कि भाई प्रोटोकॉल है, सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि आप जब प्राइम मिनिस्टर फ्लाई कर रहे हो तो आधा घंटा का एक गैप है, ये होता ही है। नहीं, उन्होंने बोला 1.5 घंटा। मैं वही कह रहा हूँ, आप क्योंकि चॉपर से आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 40 मिनट जितना है। आपको मालूम हो कि प्राइम मिनिस्टर की रैली है, तो आप उसके इर्द गिर्द बाकी जगहों से, ये जो है ना, ये स्ट्रेटेजी है। ये टेबल पे बैठ के जब आप डिजाइन करते हैं ना, ये डिजाइनिंग होती है। मैं बताता हूँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ बैठा हुआ था, इंटरव्यू करने गया उनका, बड़ी राघोपुर में राकेश रोशन ने, वो पिछली बार एलजेपी से चुनाव लड़े, 24,000 से ज्यादा वोट लिए, उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। एक ग्राउंड का आदमी है, राजपूत समाज से है, उसको शामिल कराओ, ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया, तेजस्वी को घेरा जा सके। तो ये चुनाव अनाउंस हो गया, उसके बाद भी सोच रहे हैं कि कहाँ किसको किस तरीके से घेरना है। नहीं, और मुझे याद है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं जो सोच रहे हैं ना, आप देखिए एक सीट है वहां पे, सम्राट चौधरी ने, एक कैंडिडेट थे प्रशांत किशोर के, उनको ज्वाइन करा दिया, संजय सिंह या कौन से किस विधान, वो चुनाव के चलते हुए में है। ये सारी चीजें हम जीत सकते हैं, ये आ जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। मुझे याद है हिमांशु मेरे साथ ही बैठे थे ब्रेकफास्ट टेबल पे,
तब इनको फ़ोन भी आया ऑफिस से, या मेरे सामने ही मेरे फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो ये बोले मैं धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू करूँगा। तो शायद पीछे से बॉस बोले इनको कि वो तो दे ही नहीं रहे इंटरव्यू, तुम कैसे कर लोगे? तो कहता है मैं करूँगा ना। तो मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान उससे पहले किसी को इंटरव्यू दिए थे या ज्यादा दिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी के साथ जाए, सामने जब घटनाक्रम हो रहा हो तो वो इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप चुनाव को चुनाव की तरह मत लड़िए, आप उसको युद्ध की तरह तब लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसे युद्ध की तरह लड़ती है, और वो हमेशा ये कहते हैं हमारे लिए चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, विधायक का हो या सांसद का हो, हम हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान युद्ध की तरह कर रहे थे। अभी आपने कहा कि 11:30 बजे ऑफ रिकॉर्ड उनसे मिले लगातार। यहाँ प्रभारी ये बात मैं जो राहुल बात बता रही हूँ, इसमें और भी कई पत्रकार थे, एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल। भाई महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है, उसके धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहा था, वो प्रभारी हैं, वो लगातार मिलते रहे। यहाँ के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो तो फोन ही नहीं उठाए। मैंने कहा ना आपको कि किसी किस नेता के घर गए, एक ऑफ रिकॉर्ड, और जितनी आप हो या मैं हूं, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां थी, जो खाइयों में तब्दील हो रही थी, उसका बड़ा कारण अभी उसको भी डिकोड करेंगे। पहले राहुल जो बोल रहे हैं वो कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, अच्छा तुमने कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो कोर्स करेक्शन जो है वो नहीं कर रही है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल, तुमने किया था फोन 1000 बार फोन किया उनको मैंने, क्या पूरी बीट ने फोन किया उनको, 1-2 लाख फोन कर दिया। सुनो आराम से बताओ कि क्या हुआ था। नहीं, हम उनको फोन करते थे, जाहिर है जब वो दिल्ली आते थे, कोई CAC की मीटिंग हो जाती थी, या हम पटना गए, पटना में उनको कॉल करने की कोशिश करी, उन्होंने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने कभी आउटरीच नहीं करने की कोशिश करी। क्या नैरेटिव चल रहा है पार्टी को लेकर, क्या पार्टी का सोचना है, कभी उन्होंने इस बात का तो उन्होंने कभी लोड ही नहीं लिया। खैर मैं ये कह रहा था आपको एक बात बताने के लिए कि आप जो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कभी हरा नहीं पाएगी क्योंकि हर चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ती है बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं हरा पाएगी, नहीं, हराना मुश्किल है। मैं आपको असंभव हो जाएगा अगर आप इसी तरीके से चुनाव लड़ते रहेंगे, तो उनकी डे बाय डे ताकत बढ़ेगी, और कांग्रेस के लोग छोड़ के इस हार की हताशा और निराशा से वो भारतीय जनता पार्टी में जाए या दूसरी पार्टी में जाए, हरियाणा आपकी जो बची कुची ताकत है वो फिर उधर चली जाए और आप फिर उस पर आरोप दूसरे पे लगाए। नहीं, हरियाणा का इलेक्शन का रिजल्ट आया और कांग्रेस पार्टी हार गई। तमाम लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई राहुल गांधी ने, जिसमें अशोक गहलोत, अजय माकन, ये तमाम जो रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम लोग पहुंचे। और इस मीटिंग के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने पार्टी हित को पीछे रखा और पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखा। उसके बाद ये जब मीटिंग ओवर हुई तो मैंने एक नेता को कॉल करके पूछा कि सर क्या कोई एक्शन होगा? तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने ट्वीट भी किया था, कि इस बार तलवार बाहर निकली है मयान से और चलेगी भी। ये उनके वर्ड थे। ठीक है, चली नहीं चली किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कांग्रेस कोर्स करेक्शन। एक बात बयान चलाओगे तलवार के सामने, तो भाई साहब कहाँ काम करेंगे? एक बात और बताता हूँ आपको, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, बिहार और हरियाणा, इसमें इन तमाम स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार हुई। क्या कॉमन है वो ब्रेक के बाद बताएंगे। तो राहुल तुम किससे ये सुनाओगे, और तुम ये भी मुझे बताओगे, हम मुझे क्या दर्शकों को बताओगे कि तुमने कितनी बार ये जो कांग्रेस के प्रभारी थे इनको फोन किया बिहार के, कैसे तुम्हारा फोन नहीं उठाया गया है। स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे। मौसमी हमें बताएंगी कि जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंटरव्यू कर रही थी तो उससे आगे और पीछे का ऑफ रिकॉर्ड जो था वो कितना इंटरेस्टिंग था। अंकित जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो कई बार इशारा कर चुके हैं, जिससे पहले कि वो खुद ही यहाँ आके धमक पड़े। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद इन लोगों से किस्से सुनेंगे, और पीयूष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष पटना में हैं। पीयूष ने देखा कि किस तरीके से कई सारे नेता एक चैनल पे बैठे थे, भाग के दूसरे चैनल पे पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, क्या कोई ऐसा भी था जिसने 2 बार वोट किया बिहार में। ये सारे किस्से पीयूष हमें सुनाएंगे। फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। तो उसका साथी था, उसने कहा, बाबू अरे करेजवा की तरफ तुम्हारे हो नहीं, आप तुम्हारे हो दाहिने तरफ, करेजवा तो बाएं तरफ होता है, तो स्टैंड गन भैया, और यहाँ प्रेस फिर गया, दुनिया देख रही है। फिर पलटा, उसने कहा भैया बहुत घूरता था हम लोगों को, 4-5 पिस्टल लिया, टक टक उनके दोनों आंखों मार दिया। दशहरे के दिन 1977 में चौधरी इनाम अली DSP रहे थे, उनका हाथा वहाँ पर
उस्मान को मार दिया। पहलवान हैं, टीटी हैं, लेकिन 20-25 मकान कब्जा कर लिए, उसमें किराएदार रखते थे। एक हाथी पाल रखा था, कानून में हाथी खड़ा किए। यस। हम वापस आ चुके हैं अपने किस्सों के साथ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। आप हमें सुन भी सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर। जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारे इन हाउस आरजी से, राहुल गौतम, जो काफ़ी कुछ बता रहे थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल, कितनी बार फ़ोन किया जो कांग्रेस के प्रभारी थे बिहार जब भी मैं पटना में था, उनसे बात करने की कोशिश करी। सीईसी की मीटिंग होती थी दिल्ली के अंदर, उस मीटिंग के बाद या पहले उनसे मिलने के लिए फ़ोन किया, कभी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, ये शिकायत ऐसा नहीं है कि शायद वो मुझे लाइक ना करते हूँ, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन किसी को तो मिलते, कोई इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन होती। उनको कुछ नहीं पता मीडिया में क्या चल रहा है उनको लेकर या पार्टी को लेकर। अब वो उनके पास कोई शक्तियाँ हों, वो जान जाएं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग उन्होंने कभी ली हो। और एक बात और मैं बताऊं आपको, 5 राज्यों में आपको नाम बताता हूं, उसमें 2 चीज़ें कॉमन है। बिहार जस्ट हारे, इससे पहले हरियाणा, उससे पहले छत्तीसगढ़, पंजाब और एक और स्टेट राजस्थान। इन तमाम स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी। और इन्हीं 5 स्टेट के जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो एक ही व्यक्ति हैं, अजय माकन। अरे भाई, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपकी जगह पे एक नया आदमी को लेकर आया जाता है, उसकी जगह फिर एक नया आदमी को लेकर आया जाता है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन नहीं, आप दोबारा से दोबारा उन्हीं को जिम्मेदारी दिए जा रहे हैं। ऐसे एक और महानुभाव है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कौन? भंवर जितेंद्र सिंह। भंवर जितेंद्र सिंह, हाँ। उनका जो रिकॉर्ड है, वो भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जो स्टेट्स हैं, आसाम, आप देखिए, मतलब लगातार अगर आप हार भी रहे हैं तो आपको जिम्मेदारियां। अभी एक और नई बात बताता हूँ, बताओ। कांग्रेस पार्टी में एक चर्चा है, अविनाश पांडे का भी नाम, अविनाश पांडे का नाम मैं लेने वाला हूँ। नहीं, एक और चर्चा है कांग्रेस पार्टी में। अभी हम लोगों ने सुना था ना कि कृष्णा लवरू ने पार्टी की लुटिया डुबो दी और बर्बाद कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। कांग्रेस में चर्चा है कि वो अगले प्रभारी बनने वाले हैं गुजरात के। अच्छा। सुनो, नहीं, ये मुझे लगता है कि चर्चा ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको यूथ कांग्रेस का जो प्रभार उनसे हटाया गया, मतलब कि उन्होंने रिलिंक्विश किया, वो इसलिए कि उनको लंबा जो है बिहार का इंचार्ज बनाया जाएगा। पर शायद कांग्रेस आलाकमान ने भी नहीं इमेजिन किया था कि हम लोग इतनी सीटों पे गिर जाएंगे। और राहुल की जो बात है उस पर ही मैं एक एक्सटेंड करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी में ये सर्वे का आका कौन है? इंटरनल सर्वे। अब किन तो हम सुन रहे हैं कि सुनील कोनुगोलू ने भी नहीं सर्वे किया बिहार का। यार मौसमी, अभी 2 मिनट पहले, 2 मिनट कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि नेता आपको कह रहे थे ये मैंने रिकमेंड किया है जब वो जीत रहा था। नहीं, वो तो ये रिकमेंड सर्वे क्या? नहीं, वो अलग बात है। वो तो अच्छा, कितना मिल रहा था कांग्रेस को? मैं बताती हूँ प्रक्रिया क्या थी कि अभी भी कांग्रेस में नेताओं का जो कोटा सिस्टम है ना, कि मेरे इतने कैंडिडेट होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी में 2014 तक चलता था कि मेरे इतने भाई कोटा सिस्टम है, हर नेता, बड़ा नेता है तो 2 मेरे, 4 मेरे। वो खत्म हो गया। इस पे मैं किस्सा सुनाऊंगी आपको, खत्म हो गया बिहार ये पे। कोटा जब तक खत्म नहीं होगा ना, आप कुछ भी करिए, रिकमेंडेशन नहीं, आपका सर्वे है। ये जीत सकता है या हार सकता है, और अगर ये जीत नहीं सकता और ये हरा सकता है तो इसको साथ ले आओ। मैं मान रही हूँ कि आज बीजेपी के नंबर आ गए तो तुम बहुत ज्यादा बीजेपी का जो कोटा ही है ना, ये रिकमेंडेशन दे दी। एक सेकंड, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कभी चुनाव हारी नहीं है। मैंने कहा हारी है, मैंने कहा 14 से पहले यही काम 2024 में पानी पिला दिया था ना विपक्ष ने बीजेपी को, तो कुछ ना कुछ गलत हुआ था ना। पानी तो हर एक आदमी को पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा। सर्वे का किस्सा सुनाइए। भाई तो मतलब एक बात है कि मैं ये कह रही हूँ, मैं तो खुद ही बता रही हूँ ना, बताओ कि सिस्टम क्या है कांग्रेस में। जो नेता रेकमेंड करते हैं, भाई जो बड़े नेता हैं उनसे पूछा जाता है कि हमारा इंटरनल सर्वे ये नाम दे रहा है, आप क्या कहते हैं, फिर उसको कोइंसाइड किया जाता है। वो प्रक्रिया इतनी खराब है इनकी कि इंटरनल सर्वे में घूम फिर के वही 2-3 नाम आ जाते हैं जो इधर से भेजे जा रहे हैं। मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि सर्वे, मैंने हरियाणा भी कहा था
और तब बहुत बड़ा ओले गिरने लगे थे, बम फूटा था कि हरियाणा का सर्वे रिग्ड था, इंटरनल सर्वे। और इस बारी मैं फिर कह रही हूँ कि इधर से सिफारिश से नाम इंटरनल सर्वे में कोई डलवा देता है, उधर से सिफारिश से नाम इंटरनल सर्वे में कोई डलवा देता है, और जो नेता होते हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं कि भाई इंटरनल सर्वे में ये नाम आ रहे हैं। और पिछली बार हरियाणा में तो इंटरनल सर्वे करने वाली सुनील कोनुगोलू की टीम थी, इस बार इंटरनल सर्वे करने वाली एक नई टीम आ गई है। तो भाई ये जो प्रॉक्सीज आए जा रहे हैं, ऐसे कौन से प्रॉक्सी हैं जानकारी जो के गलत हिसाब से- नाम रेकमेंड कर रहे हैं भाई? मेरी जानकारी के हिसाब से हरियाणा में जो सर्वे का काम है वो भी अजय माकन जी ने किया है। तो नहीं, कैसे ये तुम्हारी कैसे जानकारी सही नहीं है। अच्छा, नहीं, कैसे वो पता तो- चला? वो तो नहीं, इंचार्ज थे सुनते स्क्रीनिंग हैं। कमेटी। हाँ, सुनाओ, देखिए बताओ। सर्वे का भी एक बड़ा अजीब एक जाल है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि भाई सर्वे वही तो मकर जाल है, हाँ। हाँ, एक अब नाम ज्यादा बताऊंगा तो एक्सपोज हो जाएगा भाई हमारा, तो भाई को expose मत करो, नहीं नहीं, किस्सा मैं सुनाओ। आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक राज्य है, एक राज्य के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी बनी, तो जो स्क्रीनिंग कमेटी है उन्होंने बोला कि भाई हम नंबर 1 आदमी को नहीं बुलाएंगे जो सर्वे के अंदर है, जो नंबर 1 आदमी है सर्वे में उसको नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस फलाना नेता से सेट होगा, उसका आदमी होगा, हम नहीं चाहते कि पार्टी में गुटबाजी हो, बड़े ये वो, तो हम नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो नंबर 2 को फोन किया और बोला, जिसका नाम सर्वे में नंबर 2 पर है, उसको पूछा आप कहाँ पर हैं? तो बोला मैं तो उसी नेता के घर बैठा हूँ जिसका नाम आप नहीं चाहते हैं। नंबर 3 को कॉल किया, वो भी उस नेता के घर बैठा है। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये सर्वे का प्रॉब्लम है ना, कि ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम है एक तरीके से, मैंने कि कॉन्फ्लिक्टिंग सर्विस आ जाती है। इसमें मैं एक बात और ऐश्वर्या कहना चाहती हूँ कि ये जब प्रक्रिया चल रही होती है, जो कि अग्नि परीक्षा है कांग्रेस की, कि जितना बढ़िया आप घोड़ा दौड़ाएंगे उसकी जीत, तब जो सबसे बड़े नेता है पार्टी के वो गायब हो जाते हैं। पिछली बार हरियाणा में राहुल गांधी विदेश गए थे, इस बारी जब पूरी सीट बंटवारा हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी का सिलेक्शन हुआ, राहुल गांधी रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदेश से जुड़े 2-3 बारी। पर अगर आप यहाँ पे रह के खुद उसमें उतरे और खुद देखें कि ये कैंडिडेट सही है, ये कैंडिडेट नहीं सही है, तो बेहतर रहता है। आप खुद जब गायब हो जाते हैं या आप जब विदेश चले जाते हैं, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो आ जाती है नीचे स्तर के नेता पे। तो क्या आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करना चाहते या लेना नहीं चाहते कि मैंने हर एक कैंडिडेट को तराशा है, ये कैंडिडेट सही है या नहीं? आप लोग सर्वेस की बात कर रहे हैं, तो एक सर्वे चल रहा था प्रशांत किशोर के वॉर रूम में भी। प्रशांत किशोर का वॉर रूम बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा। क्योंकि उनके वॉर रूम में ऐसे ऐसे यंग लोग जो यूएस हैं, मैं उनके वॉर रूम में ऐसे 3 लोगों से मिली, 2 जो यूएस में काम कर रहे हैं, छुट्टी लेके 20 दिन के लिए यहाँ आए हैं, और एक जो यूरोपियन नेशन के अंदर है, एक यूरोपियन नेशन में है, वो भी छुट्टी लेके 15 दिन के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से फंडिंग वगैरह भी होती है। तो वो सर्वे में इतना ज़्यादा घुस गए कि नहीं, हम वहाँ पे रात में गए, हम वहाँ पे दिन में गए, हमने इन लोगों से बात करी, कास्ट का समीकरण ये है, वहाँ का समीकरण ये है, उसके हिसाब से ही हमने जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैंने उनसे फिर एक सवाल पूछा कि भाई आपके सामने जो धुरंधर लड़ रहे हैं, बाकी भाई चाहे कांग्रेस महागठबंधन हो, ये हो, वो तो कास्ट के बेसिस पे भी तो कर रहे हैं ना। कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बिहार के अंदर कास्ट वास्ट कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा थर्ड फ्रंट जो है प्रशांत किशोर ही लेके आएंगे। तो ये सर्वे का जो माया जाल है, वॉर रूम, वॉर रूम, वॉर तो हुई नहीं, रूम ही रूम रह गया। 1% वोट आया, कितना वोट आया उनको? 1%। 1% के आसपास तो वोट वो आया। ये इनका वॉर रूम बहुत इंटरेस्टिंग था कि हाँ, ऐसे लोग जो बाहर से छुट्टी वुट्टी लेके आए हैं उस वॉर रूम में काम करने के लिए, कि नहीं भाई हम यहाँ पे काम करेंगे। एक और वॉर रूम मैंने ऐश्वर्या देखा था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, और वॉर रूम के साथ मैंने वो गैस का पाइपलाइन भी देखा। गैस का पाइपलाइन? हाँ, मैं गई थी छपरा कवरेज के लिए, तो वॉर रूम मैंने देखा राजीव प्रताप रूडी का। ठीक है। तो उनकी वाइफ भी थी और उनकी डॉटर भी थी। तो वो वहाँ पे 40 कंप्यूटर थे और सारी विमेन पावर, वहाँ पे काफ़ी महिलाएं थी। और जैसे हम पहुँचे तो हमें लगा हम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गए। तो देखा रूडी साहब बैठे हैं, उनकी डॉटर भी बैठी है, उनकी वाइफ भी बैठी हैं, और बोल रहे हैं ये तो 365 दिन हम चलाते हैं पूरे सारण में, सारी असेंबलीज को हम लोग मैप करते हैं,
कोई कंप्लेन होती है, ये लोग अटेंड करती हैं, सारे काम होते हैं लोगों के। और अभी हम लोग चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं, तो वो तो वॉर रूम पर हम ऑफिस को बोले भैया लाइव ले लो, लाइव ले लो, लाइव ले लो। तो क्योंकि रिपोर्टर का क्या होता है कि भाई हमने कुछ नया दिखा रहे हैं तो लाइव हमारा दिखा दो। तो ये हम रूडी साहब को बोले ही थे, फिर रूडी साहब बोले पर आपको मेरा किचन भी देखना होगा। तो हम सोचे बार बार क्यों कह रहे हैं किचन देखना है। तब तक क्या हुआ कि रूडी साहब वोट डालने के लिए चले गए। तो हम वोट डाल के जब वापस आए तो रूडी साहब बोले आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप हमारा किचन देख के जाएंगे। मतलब मुझे लगा कि एक बीजेपी का पूर्व केंद्र मंत्री है, नेता है, और हिमांशु और आप लोग बेहतर जानते होंगे, मतलब मैं तो पहली बार गई थी रूडी साहब का, तो वो किचन में लेके गए और उन्होंने दिखाया गैस की पाइपलाइन। कहते हैं ये गांव है, अनमौर नाम उनका गांव का था, तो बोले ये गांव है अमनौर, और देखिए यहाँ पे गैस पाइपलाइन लगी है और ऐसे कई घरों में यहाँ पे लगी है, और ये बिहार है। ये बिहार, वही बिहार की जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसा एस्पिरेशनल बिहार। कहती मेरी बेटी जो है वो आज सुबेरे वोट डालने आई थी और सुबेरे फ्लाइट से गई है और अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो ये बिहार है और ये गैस पाइपलाइन वाला बिहार है। तो इंटरेस्टिंग था, और ख़ास तौर से अपनी रसोई से उन्होंने बहुत अच्छा हमें खाना खिलाया। बिहार की वो बैगन की जो सब्जी होती है और उनकी जो रोटी और खीर चावल वाली, तो मतलब कि वो पत्रकार जो सुबह से 5 बजे से निकले थे, कुछ लंच वंच किया नहीं था, तो वो लंच भी हो गया हम लोग। आप जो किस्सा सुना रही हो ना मौसमी खाने का, मुझे ये बिहार जाके, अच्छा मुझे किसी ने बिहार जाने से पहले ये कहा था कि ऐश्वर्या लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, बट रियलिटी ये है कि बिहार के लोग उतना ज़्यादा लिट्टी चोखा नहीं खाते हैं जितना कि वो परवल खाते हैं। जी, बिहार का एक्चुअल स्टेपल जो है, जो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है परवल। वो परवल की भुजिया, आलू भुजिया, हाँ सत्तू इज वन ऑफ इट, बट परवल की सब्जी जो है वो रियल डिफरेंट चीजें अलग रीजन के हिसाब से, जो हाँ रीजन नहीं, लोग खाते हैं परवल भी खाते हैं, परवल भी है, दही चूड़ा भी है, बट लिट्टी चोखा उनका ये कहना था कि तुम्हें दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे राजस्थान के साथ दाल बाटी हो गया ना भाई, हर राजस्थानी रोज दाल बाटी नहीं खाता है, या वो स्टेपल भी नहीं है। मैंने कहा ये परवल जो है ना, ये वहाँ का एक्चुअल स्टेपल है। आप बात बता रहे थे ना कि कोटा वाली, आप भी कह रहे थे कि 14 से पहले भाजपा में बंद हो गया है, तो पीयूष गोयल जी भी बिहार का कुछ पार्ट देख रहे थे। पीयूष गोयल जी के पास कहीं से एक सिफारिश आई, उन्होंने एक बार मना कर दिया, अभी जब टिकट्स की बात हो रही थी तब। फिर दूसरी बात घूम फिर के फिर वो कहीं और से सिफारिश आई, फिर मना हो गई। जब तीसरी बार ऐसी एक सिफारिश आई तो उन्होंने डांट दिया कि ये जो करने की कोशिश हो रही है ना कि पहले ए से बुलवा दो, फिर बी से बुलवा दो, फिर सी से बुलवा दो, ये ऐसे चलेगा नहीं। जो विनिंग कैंडिडेट है और सर्वे जो दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी का टिकट लिया जाएगा। तो बीजेपी के अंदर अब ये हो गया है कि वो ऊपर लेवल तक कंप्लेन हो जाती है और डांट डपट भी अब हो जाती है कि नहीं तो मतलब नहीं, तो वो कोटा सिस्टम आज का नहीं है ऐश्वर्या। 2017 में जब विधानसभा चुनाव थे ना, क्योंकि उस वक्त अमित शाह प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने सर्वे करवाए थे, और बीजेपी के जो यूपी कोर ग्रुप के लीडर हैं और सेंटर में भी बड़े लोग हैं, कलराज मिश्रा थे, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, उनके साथ बैठे। उन्होंने कहा जी ये सर्वे में नाम है, ये है, ये है, ये है। उनमें एक नेता नाराज हो गए, उन्होंने कहा नहीं इनको नहीं देना ये। फिर देखिए सर्वे हमारा है, टिकट हम दे रहे हैं, आपको इनके लिए लगना है, जिताने की जिम्मेदारी लेनी है आपको। आप आपके पसंदीदा और नापसंदीदा की छोड़ दीजिए। तो 312 सीटें जीती थी ना, ये एक छोटी चीज है। आपको यूपी में भी इसी तरीके की वायरिंग की थी गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 में। कितने नाराज लोग थे, कितने लोगों को उन्होंने मनाया होगा। एक घटना है, कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को उन्होंने कहा भाई झुक के प्रणाम कर इनको, ये तेरे दादा के साथ काम करते थे ना, इनको कैसे नाराज कर सकते। ये है आपको। मैं अभी सर्च कर रहा था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा था, वो दीपक बावेरिया, हरियाणा चुनाव में वो बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में थे। वो पूरे इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आए ना। नहीं एक्चुअली क्या हुआ है मानसू, उसका किस्सा मुझे याद है। अरे ये पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए था कि अगर वो बीमार हैं तो इंस्टेंट किसी को उनकी जगह लगाना चाहिए था, जो हरियाणा को देखता हो या समझता रहा है। नहीं, जब हालत बहुत खराब हो गई, पूरा उनके ऊपर काफी आरोप लग गए,
तो मैंने ही उनको फ़ोन घुमाया था खरगे जी के घर के बाहर कि सर क्या हुआ, आप कहाँ हैं? तो वो बोले कि मैं तो बहुत बीमार हो गया हूँ, और वो तबीयत भी उनकी बहुत ख़राब हो गई थी और अवेलेबल, तो बिल्कुल वो इनका वो ना तो संपर्क में थे और ना कोई माँ बाप रह गया था इंचार्ज। नहीं, इसीलिए, और जो जब मैं 2017 की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने विरोध किया था आज वो उत्तर प्रदेश में बड़ी पोस्ट में है अच्छा, सरकार में। तो पार्टी का ये है, आप अपना काम आप बताइए ये ठीक है या नहीं है, आपकी पसंद और नापसंद नहीं, आप जातिगत समीकरण पे फिट बैठते हैं, रीजन वाइज हैं, सोशल जो समीकरण है उनको समझते हैं तो ठीक है, आपका जो उम्मीदवार है जो आपका पसंद है वो अगर इस सर्वे में फिट है और सर्वे में कोई खामी है तो बताइए, पसंद और नापसंद छोड़िए, छोड़ दीजिए। अब आप बात कर रहे थे ना राहुल कि हाइड्रोजन बॉम्ब, आपने भी बोला था मौसमी। देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब कहीं और काम करे ना करे, राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पे बड़ा काम करता है। अच्छा, कैसे? ऐसे के इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन कमीशन डरता है? डरता नहीं, ये देखो सख्ते में आ जाता है इलेक्शन कमीशन को। ये लगता है कि पता नहीं अब ऐसा क्या, ये भूसे में से कौन सी सुई निकाल के ले आएगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। भाई देखें, जिस दिन राहुल गांधी की लेटेस्ट वाली वो थी हरियाणा इलेक्शन को लेके, उस दिन था गुरु नानक जयंती, यानी कि ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे, इलेक्शन कमीशन का भी हॉलीडे था। मैंने बाई चांस एक दिन पहले एक ऑफिसर को फ़ोन किया था कि सर मैं मिलने आना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐश्वर्या कल तो टेक्निकली ऑफ है हमारा। तो मैंने कहा सर टेक्निकल ऑफ मतलब ऑफ? तो कहते हैं हाँ मतलब ऑफ। ठीक है। सुबह 10 बजे खबर आ गई कि इलेक्शन के राहुल गांधी पीसी करेंगे। मैंने फिर इन ऑफिसर को फ़ोन घुमाया, मैंने कहा सर आज आप जा रहे हैं ऑफिस? तो उन्होंने ये बोला, कहते हैं ऐश्वर्या सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे वॉचमैन से लेके चपरासी से लेके जो सबसे ऊपर वाले बॉस है ना, हम सब अगले आधे घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएंगे। तो उस दिन इलेक्शन कमीशन में सारे ऑफिसर्स थे। टॉप बॉसेस ने ये मेक श्योर किया कि सब राहुल गांधी की पीसी देखें और तत्काल उसका जवाब दें। तो जितनी जल्दी से ईसीआई का रिस्पॉन्स उस दिन आ रहा था, तो वो टेक्निकल रिस्पॉन्स सब गया। और मैं आपको बता दूं, कुछ टॉप ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने प्लान बनाया था कि वो अशोका होटल में एक सागर रत्ना है, वहाँ पे लंच का प्लान था। वो सारा प्लान ढह हो गया और सबने बैठ के राहुल गांधी की पीसी सुनी, जिसके अंदर से उनका कहना है कि कुछ ऐसा निकला नहीं, लेकिन वोटर पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, कमीशन की छुट्टी तो राहुल गांधी खा लेते हैं। मैं किसी के साथ बैठा हुआ था जब ये पीसी का हुआ, तो उन्होंने कहा, पूछ रहे थे क्योंकि ये है, तो उन नेता ने मेरे से पूछा भाई क्या, मैंने कहा हरियाणा पे है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो पीसी हुई, चालू हुई। तो उन्होंने कहा यार राहुल गांधी, हरियाणा का चुनाव चला गया, करना था वोट चोरी, आपने रैली निकाली यहाँ यात्रा, तो आप बिहार का ही कुछ ले आते ना, बिहार के लोगों को तो लेके आए थे। जितना उन्होंने हरियाणा पे फोकस किया, उतना फोकस अगर यहाँ करते तो कहते उसका फायदा होता। लेकिन एक्चुअल, और ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उनकी, उन्होंने कहा कुछ नहीं है अब। तो वो एक चीज़ है कि लोग इस चीज़ को बहुत माइन्यूट वे में देखते हैं कि राहुल गांधी कहने क्या वाले हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कंटेंट ला रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे, ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एलओपी है और एक देश की सबसे बड़ी जो पार्टी रही है लंबे समय तक, उसके। मैं इसमें दो बातें बोलना चाहती हूँ जो हिमांशु कह रहा है। एक किस्सा है और दूसरा कि राहुल गांधी इस बात की चिंता नहीं करते हैं, मुझे लगता है उनका जो टेम्परामेंट है कि उनको दुनिया सही ठहराएगी या गलत ठहराएगी। अगर वो एक टॉपिक जो उनको लगता है कि भले ही अभी मौजूदा परिस्थिति में उनको फ़ायदा दे या नहीं दे, उनको लगता है वोट चोरी का टॉपिक एक ऐसा नैरेटिव है। हम एक बारी उनसे मुलाकात भी उनसे जब हुई थी, तो मुझे ये सेंस लगा कि राहुल गांधी इसको लेके सड़क पर बार बार उतरते रहेंगे। आप देखिए कि तेजस्वी यादव और कृष्णा अलावरू ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब रिजल्ट आ रहा था उसके ईव पे, तो दो चीज़, तेजस्वी यादव ने बोला, डंडे की बात की कि जो ईमानदार बाबू हैं उनके लिए डंडा थोड़े चाहिए हमको। वो कह रहे थे जो 2020 में किया वो नहीं चलेगा, हालांकि नतीजे ऐसे आ गए कि वो रिलेट नहीं किया। और कृष्णा अलावरू ने भी बोला कि जनता की पेशेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो कृष्णा अलावरू कह रहे हैं वो लाइन राहुल गांधी की लाइन से
बिल्कुल मेल खाती है। अब वो ट्रैक्शन, मैंने तो खुद ही बोला कि बिहार में वो ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला वोट चोरी को लेके, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि ये पूरा इलेक्शन कमीशन को और पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये राहुल गांधी ये बिलीव करते हैं। आप जब मिली थी उनसे तो उसका आपने कैसे भांपा, ये उसका क्या किस्सा है? मुझे लगा कि राहुल गांधी इसको लेके एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जब वो चुनाव को बाइकआउट कर सकते हैं। कोई भी असेंबली का चुनाव, ऐसा एक मोमेंट आएगा आने वाले समय में, मैं उसमें गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरा सेंस ये है कि राहुल गांधी एक कॉल लेंगे कि विपक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी उस चुनाव को बाइकआउट करे। चुनाव में उतरेंगे ही नहीं? उतरेंगे नहीं। मुझे लगता है कि वो इसको ऐसा एस्केलेट कर रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए उन्होंने हरियाणा का बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बोला। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो कोई आने वाले असेंबली चुनाव को बाइकआउट करेंगे। और इसीलिए आप देखिए बार बार वो जेनजी वाली बात कहते हैं। जब आप एक बात को 100 बारी दोहराते हो तो वो कहीं ना कहीं, अब चुनाव आयोग एकदम से हरकत में आ रहा है ना। पहले तो नहीं आता था। सीसी ने बोला था महिलाएं ऐसे घूंघट काट के कैसे जाएंगी, माता बहनों का वीडियो कैसे निकालोगे, और वो नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी अटपटी बातें भी सीसी करे थे राहुल गांधी को नकारते हुए। तो मुझे लगता है ये है। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रही हूँ वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो सीरियसनेस, वो गंभीरता, जिस गंभीरता से राहुल, वो फील्ड पे भी दिखनी चाहिए। वो आप जब अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेते हैं या नेताओं को साथ लेते हैं, वो दिखना चाहिए, वो कनेक्ट दिखना चाहिए जो वहाँ पे ज़मीन पे नजर नहीं। मैं एक बात आपको कहूँ कि राहुल गांधी ये तो बताने में सक्सेसफुल हो गए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, लेकिन उससे भाजपा को फायदा होता है। ये दो चीजें हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो आप देख रहे हैं कि एक घर में 500 वोटर लिस्टेड हैं, एक एपिक नंबर के बहुत सारे कार्ड्स हैं। मैं एक और चीज बोलता हूँ, वो जो 0 वोट वाला है ना, जीरो हाउस नंबर 0। मैंने ऐश्वर्या को भी एक बार बोला, मैंने कहा यार अगर 0 एड्रेस है और आप कोई किसी के पास मतलब बेघर आदमी है, आपने उठा के मेरे घर का एड्रेस दे दिया, कल उसने क्राइम कर दिया तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ या इलेक्शन कमीशन है जिसने मेरे घर का एड्रेस दे दिया? क्योंकि पुलिस तो मेरे घर आनी है ना। सही बात है। तो आप किसी को मेरे घर का एड्रेस कैसे दे सकते हैं? उसके लिए परमिशन होती है नहीं होती है? वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ियां हैं बहुत सारी, ये तो राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया। उसका फायदा लेकर बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर वो ये प्रूव कर पाए, आई एम श्योर उस पर भी काम चल रहा होगा, अगर वो इसको स्टैब्लिश कर दें तो राहुल गांधी जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। और एक बात और छोटी सी बताऊं आपको, किसी को ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा छोड़ने वाले हैं। जो अभी मौसमी कह रही थी कि बॉयकॉट तक भी ये जा सकता है, आप देखिएगा इसकी लड़ाई और तेज होगी अब आने वाले दिनों के अंदर। राहुल गांधी पहले ही बोल चुके थे कि मैं बिहार चुनाव के बाद बिहार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? बिल्कुल होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा, बिहार चुनावों को लेकर बात करूंगा। लेकिन कब करेंगे? हाँ, ये अब आने वाले समय में जयराम रमेश, मैं वही कह रहा हूँ। जयराम रमेश जी बताएंगे। देखिए, इस वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने कितने दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोट चोरी के मुद्दे पे, जब कर्नाटक वाला का था? माधेपुरा। हाँ, कितने दिन पहले की बात है वो? 1.5 महीने का गैप होगा। 1-1.5 महीने। नहीं, माधेपुरा के बाद कर्नाटक का माधेपुरा क्या था, फिर एक और क्या था ना, नहीं वो एक साथ था ना, दो बारी कर महाराष्ट्र और एक बारी मैंने महाराष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक करी किया। जब वो सुप्रिया सुले और ये थे संजय राउत, उसके बाद उन्होंने फिर महादेवपुरा और कनक उसको लेकर गैप कितने दिन का है भाई? उन दोनों के बीच में तो बड़ा गैप था, महाराष्ट्र इसके और इसके बीच और कर्नाटक के बीच तो में तो बड़ा आप गैप। अगर इतना गैप लेंगे ना तो लोगों के मन में लेके जाने, आपको डिटेल्ड चाहिए ना, तो आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में उसको 5 दिन 10 दिन में करेंगे, ये है। और एक चीज जो वोटर लिस्ट है, अगर आप जो अभी मौसमी कह रही थी ना बॉयकॉट वाला, वो उनके किसने उनको आइडिया दिया होगा मुझे नहीं मालूम। जब बांग्लादेश का चुनाव हुआ था तो उसमें शायद अपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया था, शेख हसीना की। बाइकआउट किया। और ये आइडिया अगर मौसमी दे रही है तो उनके किसी एडवाइजर ने उन्हें वहां से आइडिया दिया होगा, और जेनजी ने आके फिर बाद में जो बांग्लादेश में मैंने कहा कि मुझे लगता है, ये मेरी रीडिंग है राहुल गांधी की। आपने जो अभी तक उसको देखा समझा है, तो वो आइडिया कहीं ना कहीं वो होगा।
वो इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है कि जेनजी की बात कर रहे हो आप, एक तरफ मौसमी को ये लग रहा है कि कहीं वो इस हद तक ना चले जाएं कि असेंबली का एक इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें। जा सकते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं ये नहीं कर, क्योंकि राहुल गांधी एक बार एक बड़े नेता से मिले थे, नेता पार्लियामेंट में हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा यार ये आदमी एक चीज है, जिस चीज को पकड़ लेता उसी पे अड़ा रहेगा, लेफ्ट राइट नहीं होगा, वो फिर उसकी नाक की सीध में वही चीज पे चलता रहता है, वो नुकसान हो जाए फायदा हो जाए उस पे। तो उन्होंने कहा एक चीज जरूर है, तब वो उन्होंने ये सवाल उठाया था चौकीदार चोर का, उसके बाद वो उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप, मैं कन्विंस हूं और मैं कन्विंस हूं इसलिए मैं लोगों को कन्विंस करना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ने उनको बोला था, नेता को, बीजेपी के नेता को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है वो। ये जो हिमांशु कह रहे हैं उसमें एक और चीज है कि राहुल गांधी प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा मानते नहीं। नहीं मानते, नहीं। और उसका किस्सा एक ये है कि शकील अहमद हैं जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया। ये शकील अहमद जो हैं, ये इतना इनके नाम का सब कुछ हुआ कि इन्होंने छोड़ दिया है मौसमी, लेकिन उससे पहले हमारे एक और साथी हैं पीयूष, जो थोड़ा सा हमसे दूर बैठे हैं, जो बिहार के कैपिटल स्टेट पटना में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, बहुत दिनों से वो वहाँ हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। पीयूष, आपसे 2-3 सवाल। सबसे पहला सवाल, तो आज बहुत सारे आपने सब कलर वलर सब कुछ दिखाया, आप बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से मिले। एक ऐसा शख्स भी है जिसने शायद कह रहे हैं कि 2 बार वोटिंग कर दी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेडीयू और बीजेपी की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो किस्सा तो आप सुनाइए ज़रा। ऐश्वर्या, मैं आपको और मौसमी जी को एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आज सुनाने वाला हूँ। हुआ क्या कि जब हम लोग आज बीजेपी ऑफिस में थे, वहां पर हम जब लगातार रिपोर्ट कर रहे थे रुझानों के बारे में, वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उसके बारे में जब हम बता रहे थे, तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं और बोलते हैं भैया हम आपको रिपोर्टर्स ऑफेयर में देखे हैं। तो ऐसी करते हुए हम लोगों की इसी चीज पर हम लोगों की बातचीत शुरू हुई, और बातचीत करते करते वो अचानक मुझको ये बोले, अरे भैया हम 2 जगह वोट डाले। मैंने कहा 2 जगह वोट डाले कैसे? कह रहे अरे पहला हमारा वोट था पटना में, हमारे एक आधार कार्ड पर 2 जगह वोट पर्ची आ गया। एक पटना में जो हमारे घर है वहां पर आ गया पर्ची, दूसरा हमारा जो गांव है वहां पर भी हमारा पर्ची आ गया। तो मैंने कहा तो फिर? तो बताया कि हम फटाफट सुबह पहुंचे, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, 8 सवा 8 पहुंचे, फटाफट से हम देखे और कमल का निशान देखे, ठप से मारे और उसके बाद भागे वहां से, और भागकर 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है वहां पहुंचे। वहां हम अपनी मम्मी से मिले। मम्मी ने बताया कि अरे बेटा तुम्हारा पर्ची आया हुआ है, तुम पर्ची लेके भागे सोनपुर में, वहां पे जो वोटिंग सेंटर है वहां पर गए और वहां पर भी वोट डाल दिया। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि तुमने 2 जगह वोट डाला, एक जगह जहां पर तुमने पहली बार वोट डाला वहां पर जरूर तुम्हारे उंगली पर जो है वो स्याही लगी होगी, इंक लगी होगी इलेक्शन कमीशन की, तो देखा नहीं, रोका नहीं, तुमको मना नहीं किया? अरे देखता कैसे, पहचानता कैसे, हम तो मिटा दिए थे। मैंने कहा मिटा दिए थे? तो कैसे मिटाए? बोले अरे भैया बहुत आसान है, लोग पानी से मिटाता है, लोग साबुन से मिटाता है, हम मिटाए हैं पपीता का पत्ता तोड़कर उसमें से जो दूध निकलता है उसको अपने हाथ पर रगड़े और इतना जोर कर रगड़ते रहे और नीला स्याही मिट गया। अरे ये नीला स्याही मिट गया तो उसमें से हल्का भी नहीं बचा, हल्का नीलापन भी नहीं दिख रहा था उंगली पर। कहते बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो आज सभी दर्शकों को यह बताया जाए और इलेक्शन कमीशन भी ये जाने कि बिहार में कई लोगों ने, उन्होंने ये भी बताया मुझे, उस कार्यकर्ता ने ये भी बताया कि कई लोगों ने जो है पपीते का पत्ता तोड़ने के बाद जो व्हाइट कलर का पानी निकलता है, जो जिसको दूध कहा जाता है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल लोगों ने किया है और इंक को, स्याही को मिटाया है। उनमें से वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर बीजेपी दफ्तर पर मौजूद थे और मिटाने के बाद वो फटाफट गए और एक बार यानी पटना में उनके हाथ पर लगी थी नीली स्याही और जब वो अपने गांव गए वोट डालने के लिए तो उनके हाथ पर लगी थी काली स्याही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर झमेला हुआ और एक आदमी ने 2 जगह वोट डाला। अब इसमें एक दिलचस्प बात और है, जहां बीजेपी का ऑफिस है वहां से महज 50-100 मीटर की दूरी पर आरजेडी का ऑफिस है और उसके ठीक ऑपोजिट साइड पर जेडीयू का ऑफिस है। तो हम लोगों ने बीजेपी ऑफिस से कवर किया, कवर करते करते थोड़ी दूरी पर गए, वहां पर जेडीयू का ऑफिस था, वहां से भी कवर किया। जेडीयू के ऑफिस में एक कार्यकर्ता से बात कर रहे थे हम। अब क्या है कि लाइव पर कई सारी चीजें, कैमरे पर कई सारी चीजें लोग नहीं बोलते हैं। कैमरे से हटकर एक कार्यकर्ता मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा
कि आप यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, आपने वोट किया? तो हाँ भैया वोट किए हैं। तो मैंने कहा किसको वोट किया? भैया सच पता है, हम जाके आरजेडी को वोट मार के आए। मैंने कहा आरजेडी को वोट मार के आए हो? जेडीयू के ऑफिस में सेलिब्रेशन हो रहा है, जेडीयू का कार्यकर्ता बन के झंडा लेके यहाँ पे नाच गा रहे हो, क्या खेल क्या है भैया? कहते नहीं, हम नीतीश को बहुत पसंद करते हैं, हम मोदी जी को भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमको एक चीज से बहुत दुख है भैया। क्या? हमारी मम्मी को 10,000 रुपये मिल गया है, हमको 1 रुपया नहीं देती है। हमारी दीदी इंटर पास की तो उसको 25,000 रुपये मिल गया, और हमारी दीदी ग्रेजुएशन करेगी तो उसको और पैसा मिलेगा, हमको क्यों नहीं मिलता है? लड़का लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए? मैंने कहा रो नहीं भाई, लड़का लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, और लड़का लोगों को काम करना चाहिए। महिलाएं काम करेंगी, उस पैसे का इस्तेमाल करेंगी, इसलिए पैसा सरकार दे रही है। हाँ वो बात ठीक है भैया, हमको कुछ नहीं देती है, हमको कुछ नहीं पैसा देती है। हमारे पड़ोस में एक हमारे जानकार है, पति पत्नी वो लड़ लिए, उनकी पत्नी उनको पैसा नहीं दी है, तो कह रहे नहीं हम अपने खर्चे के लिए पैसा चाहते हैं, तो नहीं दिया तो उसमें लड़ाई हो गया। गलत बात है ना, लड़का लोगों को कोई नहीं सोचता है, लेकिन तेजस्वी भैया लड़का लोगों का बात करते हैं, तो इसलिए हम ताकि आरजेडी पे मार दिए, लेकिन हम पसंद करते हैं नीतीश जी को। तो इस तरह की चीजें रिपोर्टिंग के दौरान लोगों से सुनने को मिली। देखो पीयूष, मेरे लेफ्ट और राइट में जो हैं वो तो थोड़ा सा आज रिलैक्स थे, चाहे वो ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आप पीयूष टाइम आउट, तुम अग्री नहीं करते ना इस बात को लेके? पीयूष ये किससे तुम ये जब ये एपिसोड देखोगे ना तो तुम समझोगे कि जहां 2 लोग भाग भाग के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, नहीं कर पाए, वहां 2 लोग बहुत कोजी जगह ब्रेकफास्ट करके नहीं किया। देखो मैंने कर लिया था। मैं इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूं। वैसे तो खान मार्केट गैंग का ये हिस्सा है। आज हम लोग खान मार्केट चले गए तो इनको बड़ी बर्दाश्त नहीं है इन लोगों को। ये है खान मार्केट गैंग, और हम लोग आज चले गए तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं इनसे। देखिए पीयूष, नाइंसाफी है। तुमने आज सुबह वहां बीजेपी पटना ऑफिस के अंदर बहुत कुछ देखा, थोड़ा सा उसका किस्सा सुनो। ऐश्वर्या, आप, मौसमी जी, राहुल, हिमांशु सर, आप सब जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज में आज दिन भर दिल्ली में रहे, और दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुई उस पर आपने अपनी पैनी निगाह रखी। मैं था पटना में, और पटना का जो बीजेपी ऑफिस है वो पिछले 2 से 3 महीने से सबसे ज्यादा बिजी जगह वो रही है। वहां पर कई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाई गई। 9 बजे के आसपास जब अर्ली ट्रेंड्स आ गए थे और लगभग 147 सीटों पर एनडीए लीड करता हुआ दिखाई दे रहा था, तब एंट्री होती है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की। और दिलीप जायसवाल आते हैं, एक चैनल पर वो लाइव बैठते हैं। वो जैसे ही लाइव बैठते हैं 15-20 मिनट तक वो लाइव पे रहते हैं। जैसे ही वो लाइव पर बैठते हैं उसके बाद उनके चारों तरफ सभी चैनल्स के जो पत्रकार हैं वो खड़े हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमको भी इंटरव्यू करना है, हमको भी इंटरव्यू करना है। तो वो बैठ गए एक चैनल पर लाइव, और जो बाकी चैनल्स के लोग हैं उन सब ने अपना अपना इंटरव्यू जो है वो लाइव ही किया, मतलब सबका ऑन एयर टीवी पर चल रहा था। क्योंकि पहला बीजेपी का रिएक्शन अर्ली ट्रेंड्स पर आता है, तो हर कोई चाहता है कि अपने चैनल पर दिखाया जाए, तो वही चल रहा था। अचानक से तीसरे चैनल ने जब वो इंटरव्यू किया तो उनके पास एक बहुत बड़े नेता का फोन आता है। वो नेता दिलीप जायसवाल को बोलते हैं कि आप इंटरव्यू देना बंद करिए। क्यों? क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, ये सिर्फ रुझान है, ये अर्ली ट्रेंड्स हैं। तो 10:30 बजे के आसपास जब हम बीजेपी मुख्यालय के गेट पर पहुंचे, क्योंकि हमें चाय पीनी थी, तो हमने देखा कि 2 कार्यकर्ता जिनकी बड़े नेताओं के बीच में उठना बैठना है, उनका उनसे बातचीत है। पिछले काफी लंबे समय से हम बिहार में रहे, पटना में रहे, तो हमने देखा उन कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ नेताओं के साथ घूमते हुए। तो वो कार्यकर्ता अपने हाथ में गुलाल और एक ढोलक लेकर पहुंचते हैं बीजेपी मुख्यालय पर। तो जैसे ही हमने उनको देखा तो हमारे मन में आया कि यार जश्न की तैयारी शुरू और जश्न मनना भी शुरू। हम अपना कैमरा लेकर वहां पहुंच गए गेट पर, और उनको उतरते हुए हमने देखा। जैसे ही वो उतरे उन पे कैमरा लगाया, और कैमरा देखने के बाद कार्यकर्ताओं का जो जोश है ना वो हाई हो जाता है, यानी 7वें आसमान पर होता है।
और कार्यकर्ताओं में जोश और बढ़ गया। उन्होंने क्या किया, पहले तो हल्का हल्का वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि जश्न मनाया जाए कि नहीं मनाया जाए। फिर उन्होंने जाके कोने में उस ढोलक को टांग दिया, अबीर को जेब में रख लिया, गुलाल को जेब में रख लिया, 5 मिनट इधर उधर देखा। इतने में मुझे ऑफिस से फोन आ गया कि पीयूष लाइव है, फ्रेम दे दो। तो मैंने फ्रेम दिया। मैंने जैसे ही मैंने लाइव थ्रू किया तो वो कार्यकर्ता पर मेरी नजर गई, उन पर मेरी नजर गई। मैंने देखा कि अचानक से वो ढोलक ले आते हैं, गुलाल निकाल लेते हैं और वो लगते हैं, जैसे ही मैं शुरू हुआ वो लगते हैं ढोलक बजाने और सेलिब्रेट करने, बहुत जोर शोर से ढोलक बजाने की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो सेलिब्रेशन शुरू, ढोलक बजना शुरू और एक दूसरे को रंग लगाना, एंजॉय करना, डांस करना, सब शुरू। वो लाइव कट गया, मैं लाइव पे था, वो लाइव चल गया। जैसे ही आज तक पर ये खबर बीजेपी के नेताओं ने देखी और वरिष्ठ नेताओं ने, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्रीय बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आज तक पर खबर देखी कि पटना बीजेपी के बाहर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। तुरंत उन्होंने फोन किया पटना बीजेपी के कुछ नेताओं को, संगठन के कुछ मंत्रियों को, कि ये सेलिब्रेशन रुकवाइए, ये सेलिब्रेशन अभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी रुझान है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं। अगले 1 मिनट के बाद जैसे ही वो सेलिब्रेशन शुरू हुआ, उसके 1 से 1.5 मिनट के बाद मेरी नजर पड़ती है बीजेपी ऑफिस के अंदर, पटना के अंदर, और मैं देखता हूं कि अंदर से भागकर 2 बड़े नेता बाहर आते हैं और बाहर आकर वो उन कार्यकर्ताओं को बोलते हैं, रुक जाओ, थम जाओ, अभी सेलिब्रेट मत करो, अभी ढोल नगाड़े मत बजाओ। लेकिन कार्यकर्ता जब तो जोश में आ चुके थे, वो लगातार चल रहा था, तो फिर तो नेताओं ने उनको जाके उनके हाथ पकड़े, उनको रोका। इतने में पीछे से एक नेता ने बोल दिया, अरे केंद्रीय कार्यालय से फोन आ रहा है, अभी जश्न नहीं मनाना है। तो आप सोचिए कि कितनी ना सिर्फ प्लानिंग बल्कि कितना हर चीज पर नजर जो है वो बीजेपी का रहता है। और फिर उस जश्न को रुकवा दिया गया। तो भाई ये बताइए आप दोनों के वो तो खा नहीं पाए, देखो ब्रेकफास्ट है हिमांशु जी, आपने क्या, तो आप नहीं, अच्छा पहले मैं आप दोनों से जानना बीट बदलवा लो, बीट बदलवा लो। ब्रेकफास्ट आराम से कहो। सुनो 2004 से मैंने, खैर क्योंकि रिपोर्टिंग 6 में शुरू की, तो 6 से 14 तक मैंने खूब नाश्ता किया। तो आज हमारी बारी थी। सॉरी, अच्छा वैसे एक एक करके नाश्ता लंच डिनर करे जा रहे हैं। आज मैंने 8-10 चाय पी है, 8-10 चाय पी, 8-10 चाय पी हैं। और मैंने आज पहली बार इतिहास में मेरे जर्नलिस्टिक करियर के हुआ होगा कि पोलिंग डे के दिन, ऐश्वर्या, मैंने काउंटिंग, सॉरी, हाँ, आज मेरे जर्नलिस्टिक करियर में पहली बार हुआ है इतिहास में कि पिछले काउंटिंग डे के दिन मैंने एक भी लाइव नहीं दिया, एक भी लाइव नहीं दिया। एक बार वो बोला भी कि मैम आ जाइए 8 बजे में खड़े हो जाइए। मैंने कहा ऐसा ना, बेइज्जत मत करो, तो हमें खड़ा करोगे और नंबर्स आने लगेंगे तो हम खड़े ही रह जाएंगे। तो इससे अच्छा कि हम नेताओं को, आपको आभास था कि क्या होने वाला है। हमको ना सुबुगाहट थी, सुबुगाहट। क्या हुआ था? और हमने नाश्ता कराया बकायदा। आज बिल आपने कॉन्ट्री किया या नहीं, मौसमी जी ने मुझे ट्रीट दी। और अगला कोई चुनाव आएगा। नहीं ये अगला चुनाव आएगा, तो ये अच्छा बता नहीं रहा है। नहीं मैं पूछूंगी। आप दोनों 8 बजे कांग्रेस पहुंचे, फिर क्या हुआ? ये प्लान कैसे बना, ये बताओ जरा थोड़ा। फिर क्या हुआ? पूछो ना हाल क्या हुआ। फिर टीवी खुला और रुझान आने लगे। ठीक है, फिर रुझान आने लगे, फिर ईवीएम खुलने लगी। ठीक है। फिर ईवीएम खुलने लगी, उसके बाद धीरे धीरे जो कांग्रेस दफ्तर है वहां से लोग बाहर जाने लगे। अच्छा, कैमरे बाहर जाने लगे, कार्यकर्ता बाहर जाने लगे, बहुत कम लोग बचे। फिर कॉल किया, मौसमी जी ने बोला कि कहाँ हो? मैंने कहा मैं एआईसीसी में हूँ। अच्छा मैं आ रही हूँ, चलते हैं बाहर नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि, मैंने कहा कैमरामैन ले लूं? तो बोला छोड़ो कैमरामैन। हमने ये बोला तुम्हें कौन पूछ रहा है, आज कोई लोड नहीं है। हम दोनों गए। तो उसके 2 कारण थे, एक तो कोई पूछ नहीं रहा, वो भी मौसमी कह रही है, दूसरा कि बिल ज्यादा ना आ जाए।
कितनी खराब बात है। कभी हमने बिल देखा है? नहीं 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 देखिए देखिए ये तो बड़ी ज्यादती आप ले हमारे जाती हैं साथ आप। कर रहे हैं। काम बेचारे उसके पास भी नहीं था, नहीं, काम उसके पास भी नहीं था। जब राहुल पे नहीं है तो उस पे उसको भी ले जाती। तो फिर हम गए वहाँ पर, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, वो कॉफ़ी लेकर आया, उसके साथ में स्पार्कलिंग वाटर लेकर आया। तो बोला कि सर प्लीज ड्रिंक दिस स्पार्कलिंग वाटर बिफोर हैविंग योर कॉफ़ी, इट विल क्लेंस योर पैलेट। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम भाग रहे थे कि और अब आपको यहाँ पे पानी ये भी नेता, मयस्सर नहीं वहाँ था। वो नेता। हम sparkling water पी रहे ये थे। मैं नहीं कह रहा, मैं एलीट क्लास जो है ना वो खान मार्केट जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री ने कहा था तो भाई कि खान मार्केट में एक गैंग है। गैंग है। ये मेरा नहीं है, उनका बीजेपी interview के है। बहुत सांसद जाते हैं। ये तो वही हो गया, सर आप मुंडवाते ही जो मुझे सकते हैं, पता। सुनो सुनो, बीजेपी में भी एलीट क्लास हुई, मैं ये नहीं कह रहा। एलीट क्लास जो है मोस्टली खान मार्केट जाता है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और कॉफी सुबह उस पे भी कौन सा पानी है? स्पार्कलिंग वाटर। इसने कैपुचिनो पी, मैंने पी एक्सप्रेसो विद मिल्क, एग यहाँ बेनेडिक्ट दुनिया खाया। को पीने का साफ पानी नसीब नहीं हो पा रहा है और आप स्पार्कलिंग पानी। ये तो विपक्ष में लोग हैं, सांसद जाते हैं जो सत्ता पक्ष के हैं। नहीं, मैंने कहा बहुत से लोग जाते हैं। सुनने में ये भी आया कि कई नेताओं ने कई दावत दी, किसी ने मटन खिलाया, किसी हर एक पार्टी में भी दावत चल रही थी। मतलब ये सब लोग को था कयामत के दिन के पहले पत्रकारों को भी बुला लो, खातिरदारी कर लो, ये सब चल रहा था। कोई मटन चंपारण भी खिला रहा था, कोई लिट्टी भी खिला रहा था। तो वो सब पहले हुआ, पर कयामत के दिन हम ही लोग ने खाया ब्रेकफास्ट खुद से कयामत भरा। अच्छा, मुझे थोड़ा मैं लग रहा था कि यार जल्दी जल्दी चल रहे थे। चलो आप लोग खाने पे बात करो, मैं एक किस्सा बताता हूँ। 2022 में आरजेडी और जेडीयू का अलग हुए और जेडीयू आरजेडी के साथ जाके सरकार बना रही थी। तो शाहनवाज हुसैन है, उनका एक बड़ा बयान फेमस है। जब मैं फ्लाइट में बैठा तो मैं मंत्री था, उतरा तो फ्लाइट में मंत्री नहीं था क्योंकि समर्थन वापस हो चुका। हाँ, बड़ा फेमस है उनका, बड़ा फेमस है। तो शाम को उनका कॉल आया, हमारे पुराने नोन है, इतने साल से हम लोग हैं और वो स्पोक्स पर्सन रहे। उन्होंने कॉल किया कि आइए घर पे। तो हमने कहा नहीं सर, अब क्या करें। नहीं नहीं, आइए आइए। तो हम गए, मैं, मेरे 2 दोस्त और थे। खाना वाना शुरू हुआ। खाने से पहले हाथ धोने गए तो वॉश बेसिन में पानी नहीं आ रहा था। तो जो मेरे मित्र थे वो धो रहे थे, मैं उनके पीछे था। मेरे पीछे शाहनवाज जी थे। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि शायद इनका पानी आज ही जेडीयू ने काट दिया, कोटी का। ओह, तो शाहनवाज जी ने कहा अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम है भाई, आज तो हमारे घर का काम कंप्लीट हुआ है। अच्छा, और आज ही बताइए हम सरकार से मंत्री से हट गए। ये यार ये तो बड़ी उनके साथ भी जो है तो सितम उन्होंने हो गया। दिखाया कि देखिए यहाँ पे ये हमने टाइल लगवाया है, ये शेड लगवाया है, आज तो काम कंप्लीट हुआ, मंत्री हट गए, पता नहीं मंत्री वाला बंगला है, रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं। एक मौसमी, लेकिन लास्ट जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली तो इंटरव्यू के बाद क्या उनका बॉडी लैंग्वेज था, क्या लग रहा था आपको? कॉन्फिडेंट थे उस समय? देखिए, खड़गे साहब तो मतलब उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया और कई हेडलाइन भी उसमें से सुर्खियां बनी। लेकिन मुझे ये लगा, मैं पूछ रही थी और मैंने शेड्यूल भी चेक किया। अब देखिए ना, लास्ट डे ऑफ द कैंपेन प्रियंका गांधी ने कैंपेन नहीं किया। एक दिन राहुल गांधी कर रहे थे, एक दिन प्रियंका गांधी कर रही थी। जो एक डू और डाई मैच है उसमें मुझे एक मंच पे वो जो एक गाड़ी में, लाल गाड़ी में तेजस्वी और राहुल गांधी घूम रहे थे वोटर अधिकार यात्रा में, वो बोनहॉमी नहीं दिखी। आई डेंट सी दैट रैपो बिटवीन तेजस्वी, दैट इक्वेशन, दैट केमिस्ट्री बिटवीन प्रियंका गांधी ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। प्रियंका है, राहुल है, तेजस्वी है, सारे लोग एक साथ खड़े हैं। लास्ट डे ऑफ द रैली एक पंच, पावर पंच। यहाँ प्रधानमंत्री विस्तार से अपनी स्पीच देते हैं। तेजस्वी की एक रैली में वो 4-4 लाइन में बोल रहे हैं, हाँ इनको वोट दीजिएगा। आप 25 रैली एक दिन में कर लीजिए, पर अगर आप क्या सपना दे रहे हैं लोगों को, क्या आप मैसेजिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैं कोशिश कर रही थी कि प्रियंका गांधी का इंटरव्यू कर लूँ लास्ट डे, जैसे कि मैंने खड़गे का भी किया, ऐश्वर्या, और मेरी दुगदुगी बंदी हुई थी
क्योंकि मुझे ना खरगे साहब बोला गया था कि पहले खरगे साहब के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो हम पहुंच तो टाइम से गए, पर खरगे साहब जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ कर्नाटक के लोग बड़े आ जाते हैं। तो पूरा कर्नाटक का रेला और मेला उस होटल में था। तो खरगे साहब मिलते 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 उनका टाइम हो गया था फ्लाइट से जाने का दिल्ली। और हमारा तो हम इस आस में थे कि अच्छा चलिए 10 मिनट में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर खरगे साहब का इंटरव्यू हो जाएगा। तो पहुंचे तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं था। खरगे साहब कर्नाटक के सब कार्यकर्ताओं के साथ ब्रेकफास्ट कर ही लिए थे। तो हम लोग सीधे इंटरव्यू किया और उसके बाद खरगे साहब रवाना हो गए। तो मैं ये कह रही हूँ, मैंने खरगे साहब से पूछा था कि आप कल परसों आएंगे, 2 ही दिन बचे हैं कैंपेन। तो फिर उन्होंने बोला कि राहुल और प्रियंका आएंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि पूरी जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं महागठबंधन की, एकजुटता की, बीच में इतनी दरारें आ गई, इतना मिसट्रस्ट हो गया, कोल्ड वॉर भी चली और बातचीत भी टूट गई बीच में, और कहीं ना कहीं कुछ तो घटा कि गड़बड़ हुई। ये फियास्को जो हुआ वो दिल इन लोग के ठीक से मिल नहीं पाया। कांग्रेस को ये जानना पड़ेगा कि अब फोटो अपॉर्चुनिटी काम नहीं करती है। जो आप बोल रहे हैं कि आप साथ में दिख रहे हैं लेकिन पता लग रहा है केमिस्ट्री नहीं है, ऐसी हरियाणा के अंदर राहुल गांधी आए, उन्होंने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ ऊपर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, चुनाव आप हार गए। ऐसी राजस्थान के अंदर आपने दोनों को साथ दिखाने की कोशिश करी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि अब जनता समझती है कि भाई ये 2 सेकंड के लिए साथ में आए हैं, इनके अपने रिफ्ट हैं, आप साथ में दिल नहीं मिले हैं, आप सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी, ये तमाम चीज़ें लोग समझते हैं और इसीलिए ग्राउंड पर जो चीज़ें हैं वो ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं। और इसे छोटा सा एक बता दूं बस आपको, ये शायद हिमांशु जी ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे इसको फिर दर्शकों को। 1 करोड़ वोट मिले हैं उसको आरजेडी को, लेकिन सीट आई है 25। 1 करोड़ 15 लाख और 1 करोड़ वोट मिले हैं बीजेपी को, लेकिन सीट आई है 85। वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, कन्वर्जन नहीं है। नहीं उसके दो आप बता रहे थे मेरे को, मैंने कहा ये जरूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये ठीक है। ये जो अंकित है इसने कट कर दिया है, राहुल बोल दिया है कि राहुल ज्यादा मत बोलो। तो ये जो इसका विश्लेषण है ये तो आगे हम चलता रहेगा, क्योंकि और बहुत सारे स्टेट के इलेक्शंस आएंगे। लेकिन आज इस तरह से मौसमी और राहुल बता रहे हैं कि सुबह ये लोग पहुंचे, जब आंकड़े आने लगे तब चीज़ें एकदम पलट गईं। और ये भी सच है कि एनडीए में किसी ने इस तरीके की जीत नहीं एक्सपेक्ट करी थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो रिपोर्टर्स ऑफ फेयर का है, जो है आप लोगों के कमेंट्स, हम उस पर आते हैं। ऐश्वर्या, मैं एक सेकंड 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस दिन मुकेश साहनी के भाई को उनको कहा गया कि अब आप में पीछे हटिए चुनाव से, मैं किसी बीजेपी के एक स्ट्रेटेजिस्ट के साथ बैठा हुआ था, तो मुकेश साहनी का उनको फ़ोन आया। और पिछली बार भी जब वो छोड़ के गए थे महागठबंधन, तो उन्हीं व्यक्ति ने उनको एनडीए में लेके गए थे। उनको बताइए हमारे साथ ये कर दिया, हमारे भाई को बैठा दिया है, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना मिसट्रस्ट, ये दूसरा कैसे मैनेजमेंट होता है, जो मौसमी कह रही है ना कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। छपरा एक असेंबली सीट है, मौसमी गई थी, खेसारी लाल का किस्सा उन्होंने पिछली बार बताया। वहाँ एक है राखी गुप्ता, मेयर थी या डिप्टी मेयर थी, उनको पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने फ़ोन किया कि अरे भाई आप मान जाइए, छोड़िए, आपकी टिकट नहीं हुई, भविष्य में कुछ और। उन्होंने कहा नहीं सर, ये हमारे बिना छोटी कुमारी जीत जाएंगी, ये नहीं होगा। चुनाव बाद हम आके आपके पांव छू के आशीर्वाद ले लेंगे, माफी मांग लेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो बीजेपी ने ये भी समझा कि सामने वाले का क्या है व्यू, उनका कार्यकर्ता कहाँ तक चला गया है। वो इंडिपेंडेंट लड़ी, बीजेपी उस सीट पे जीत भी गई है 7,000 कुछ वोट से, खेसारी लाल हार गए। लेकिन इस चीज़ को भी समझा, हो सकता है जो राखी गुप्ता है वो पहुंच भी जाए, माफ़ी मांग लें। ऐसा हुआ है पहले, बाबूलाल चौधरी हैं, ये आगरा के पास जो सीट है उससे, मथुरा फतेहपुर, उन्होंने राजकुमार चाहर के खिलाफ उनका बेटा चुनाव लड़ा, एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी के, उनको सस्पेंड किया गया। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, लड़ेंगे, लेकिन बाद में सस्पेंशन वापस हो गया। तो पार्टी इस चीज को जानती है, ताकतवर आदमी है, कोई बात नहीं। बक्सर सीट है, वहां आनंद मिश्रा
इंडिपेंडेंट लड़े थे, आईपीएस से रिजाइन करके आए थे, 46,000 वोट लिया, इस बार जीत गए। तो ताकत को पहचानते हुए गलतियों को माफ करना और साथ लाना, ये अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। वो भी इतनी प्रचंड बहुमत। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि किसी ने ना बीजेपी और ना आपकी एनडीए। गलती हम माफ नहीं करेंगे जो एलीट बुला रहे हैं हम। कौन? आप हमको एलीट बुला रहे हैं। हमने नहीं बुलाया। आप कह रहे हैं खान मार्केट गए थे तो देखो है खान मार्केट एलीट है वैसे मौसमी, आपको आप एक्सेप्ट करिए इस बात को। आप ऐश्वर्या पे कह रही हैं, ये रेगुलर विजिट है। ईद का हम ईद का चांद है खान मार्केट में, ये सूरज है खान मार्केट की। देखिए भाई, ईद का जो चांद होता है वो खान चांदनी मार्केट रात में आता है। हाँ, उसकी रोशनी जो है वो कितनी लोग देखना चाहते हैं चांदनी रात। हिचकियां आ रही हैं आज आप हर दोनों की रोज के बात, चांद आप को कौन दोनों की देखता बात सुन के खान मार्केट के लोगों को हिचकियां आ रही हैं अब। चलिए माफ किया आपको, चलिए माफ किया, गुस्ताखी माफ। अब हम उस सेक्शन पे आते हैं जो रिपोर्टर्स ऑफ एयर का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो है आप लोगों के कमेंट्स। प्लीज़ आप लोग हमें लिखते रहिए, और अगर कभी किसी का कमेंट हम नहीं पढ़ पाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर पढ़ें। सबसे पहला कमेंट जो हमारे पास आया है वो है रवि शर्मा जी का। उन्होंने यूट्यूब पर लिखा है, इस पॉडकास्ट के लिए आपको धन्यवाद। बहुत ही सटीक विश्लेषण आप लोग करते हैं, मज़ा आ जाता है आप लोगों को सुनने में। हर पॉडकास्ट और डिबेट से हटकर है ये। आज ऐश्वर्या जी नज़र नहीं आई, ये लास्ट वीक उन्होंने कमेंट लिखा था, आज हम आ चुके हैं। पिछले हफ्ते हम बिहार में नहीं थे, बाकी जो लोग बिहार में थे उन लोगों ने वहाँ पे वो पॉडकास्ट किया था, इस वजह से हम मिसिंग थे। हिमांशु कुमार ने लिखा है, मौसमी जी की ग्रोथ एज अ रिपोर्टर बहुत अच्छी हुई है पिछले 5-7 सालों में, ये आपको फॉलो कर रहे हैं, कीप इट अप। शुक्रिया मौसमी वाह। हिमांशु जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। विजय जी लिखते हैं, थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू विजय जी। सौरभ शर्मा जी ने लिखा है, मैं कल रात से वेट कर रहा था आपके इस एपिसोड का, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सौरभ जी सॉरी, आपको हम बता दें कि पिछले कुछ एपिसोड जो हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं शूट हुए हैं, वो पटना में शूट हुए हैं, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अंकित, वो रात भर जग के जो है उन्होंने इसकी एडिटिंग करी है और मेक श्योर किया है कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको पब्लिश कर सकें। तो अभी लेट भी के हम लोग लिए आधी रात तक शूट हाँ, कर रहे हैं तो देखिए। लेट होने के लिए सुबह आना भी है हम लोगों माफी। को। HK जी ने लिखा है, पूरे डिस्कशन में जन स्वराज का नाम आप लोगों ने एक बार भी नहीं लिया, एक बार इनडायरेक्ट रेफरेंस ज़रूर हुआ था। 14 नवंबर को वापस आऊँगा कमेंट देखने के लिए। HK जी आपका दिल ज़रूर आज टूटा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने इस तरीके की जीत नहीं एक्सपेक्ट की थी, लेकिन बहुत लोगों ने प्रशांत किशोर की पार्टी का यही हश्र एक्सपेक्ट कर लिया था। गणेश चौधरी जी ने लिखा है, शायद प्रशांत किशोर ने भी कर लिया था इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े। शायद। गणेश चौधरी जी लिख रही है, हिमांशु जी आजकल फील्ड रिपोर्टिंग से ज़्यादा अपने विचार को ज़्यादा महत्व देते हुए नज़र आ रहे हैं। हिमांशु जी आपके लिए है। राहुल गणेश जी आपके लिए लिखते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग सदा की तरह लाजवाब। अरे थैंक यू गणेश जी। गणेश जी थैंक यू सो मच। गणेश। आप लोग इसी तरीके से प्लीज़ हमें प्यार देते रहें। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हैं जिनके बारे में हम बात करें, वो हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। वो कौन बोल रहा था हमको ड्रामेबाज भाई? वो एक कमेंट आया है ड्रामेबाज आपके को लिए। पकड़ना वो पड़ेगा। निकलवाना पड़ेगा IP एड्रेस से। देखिए, जो पसंद करता है वही बुराई करता है। वही बुराई करता है। चलिए, तो सही आप बात है। compliment वो भी की सर तरह से आंखों लीजिए। पर, वो भी वो भी सर सर वो भी आंखों सर पर। आंखों पर नहीं बस पसंद देखते वो रहे, भी। ड्रामा ही देखें। देखते देखें, उनको रहे। लगता है ड्रामा है, हाँ, कोई लेकिन बात हम नहीं। तो सर देखिए सुबह 6 बजे से अभी तक बैठे हैं यहाँ पे, कल Please। सुबह 6 बजे भी आने वाले। आप लोग हमें ज़रूर देखें। ये रजिस्टर कर लेना जो मैं बोला। एक अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए खोली है थोड़ी सी, वो है साहित्य आज तक। 21, 22, 23 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साहित्य आज तक हो रहा है। अगर आप लोग आसपास हैं तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। 22 तारीख को आप वहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि 22 तारीख को रिपोर्टर्स ऑफ एयर का वहाँ पे एक स्टेज लगने वाला है। लगभग 1-1.5 घंटे तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो जो आप वहाँ हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप साहित्य आज तक में आके वो सवाल हमसे ज़रूर पूछिए। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, बट प्लीज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, रेडियो आज तक रेडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस पूरे शो को देखें और अपने कमेंट्स इसी तरीके से देते रहें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एप्पल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं और स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। हिमांशु जी थैंक यू, मौसमी जी थैंक यू, राहुल थैंक यू। मैं ऐश्वर्या पालीवाल अब आपसे लेती हूँ अलविदा। सो रहे हो तो जागते रहो। Reporters of